नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज किंग्सयुगी ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, किंग्सयुगी अपूर्ण सुंदर है कि एपिसोड 17वां में हमारे साथ हैं स्वतंत्र पत्रकार रोहित जोशी जी। ये मिजाज से घुमक्कड़ हैं, शौकिया तौर पे पेंटिंग भी करते हैं और भी बहुत कुछ चीजें करते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हें स्क्रीन पे ले आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। धन्यवाद रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो पहले मैं आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, एक कि सबको पता है वैसे कि सब पढ़ भी चुके हैं और मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादातर सब आपको सोशल मीडिया में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन दिनों तो ये एक 12 मासा चलाते हैं जो कि उत्तराखंड की कला, संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण पे एक मीडिया संस्थान है। तो उसे एक मीडिया संस्थान के गठन की प्रक्रिया में है, जिसमें हम बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां देखते रहते हैं। इससे पहले ये बीबीसी, डाइचे वेले, टाइम्स ऑफ इंडिया और कई तरह के कई और भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। IIMC से इन्होंने जर्नलिज्म में पढ़ाई की है और कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पेंटिंग में भी इन्होंने स्टडीज की हैं और मिजाज से घुमक्कड़ हैं। यंत्रवत काम इनसे होते नहीं है कि एक जगह में टिक के यांत्रिक ढंग से काम किए जाएं। यात्राएं ये खूब सारी करते रहते हैं। और रोहित जी, मैं आपके स्वागत में कविताएं पढ़ना चाहूंगी, 2 कविता। एक जनकवि गिरिराज जी की कविता से हम आज का एहतराम करेंगे और उसके बाद मैं युवा कवि की ही एक और कवि की कविता आपके लिए पढ़ूंगी। तो मैं पढ़ रही हूँ जनकवि गिरीश चंद्र तिवारी गिरिराज जी की एक कविता कि वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहे, वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहे और करता रहा। फिर से बोल रही हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि गिरिराज जी ने तो लिख दिया कि वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर वो आत्मविश्वास अंदर से आ ही नहीं रहा है, तो हमने कर दिया चलता रहे, आकांक्षा कर दी। असल में आपको मैं एक बात इससे जोड़ते हुआ चलूं कि शुरुआती दौर में जिन दिनों ये कविता, जिस कविता को आप पढ़ रही हैं, ये कविता जब गिरदा ने लिखी थी, उसके शुरुआती श्रोताओं में मैं भी था जी। तो खैर आप जारी रखिए। मुझे लगता है कि ये कविता मुझे याद भी होगी। हाँ, तो फिर इसको आप बोले, इसको आप नहीं हो सकता है कि बीच में मैं रुक जाऊं। ऐसे यूं इस तरह से है कि वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा, करता रहा वादियों को सलाम। शायद मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। एक दौर में मुझे बहुत ही कंठस्थ थी, लेकिन लंबे समय बाद आज इस कविता को आप सुन रहा हूँ तो शायद कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए आप ही इसे कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरे साथ आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रही थी, अगर मुझे पंक्तियां जैसे जैसे याद आती जाएंगी तो मैं आपके साथ, आप मेरे साथ देते रहना। मैं ये कह रही थी कि गिरदा जी ने कविता में लिखा चलता रहा, लेकिन हमें उतना आत्मविश्वास आ नहीं रहा, हमारा अनुभव का हिस्सा आजकल बन नहीं रहा है, जो वर्तमान की हालत है। तो मेरे मुंह से रहे निकला। तो वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा और करता रहा बागियों को सलाम, यूं गुजरता रहा रात दिन जुल्म से, हर बगावत से पाता रहा एक नया मुकाम। अपने अपने समय के मेरे बागियों, मेरे समय का तुम्हारे समय को सलाम। हाँ, अपने अपने समय के मेरे बागियों, इस समय का तुम्हारे समय को सलाम। हर बगावत ने जो भी नया रचा, हाँ, हर बगावत ने जो भी नया कुछ रचा, गीत, नगमा, रुबाई, गजल को सलाम, सिलसिलों को सलाम, मंजिलों को सलाम। हाँ, आने वाले सिलसिलों को सलाम, मंजिलों को सलाम, आने वाले तेरे मेरे कल को सलाम। कल को सलाम। मानते हैं ना? मैं लंबे समय बाद ये कविता आपसे मैंने सुनी। एक दौर में मुझे कंठस्थ थी, लेकिन अब लंबे समय से वाकई में बहुत लंबे समय बाद सुन रहा हूँ। लेकिन बहुत ही शानदार कविता थी और इसके शुरुआती जो श्रोता रहे गिरदा के साथ हमारी भी आत्मीयता काफ़ी रही है। तो अभी 2 दिन पहले मैं गिरदा जिस घर में रहते थे नैनीताल में, कैला खान में, विशंबरनाथ सखा शाह जी के किराए के घर में, तो मैं उस घर में गया था और हमने सखा जी से लंबी बातचीत की। तो उनकी फिर से याद आई थी कई सालों बाद। हम उस घर में थे जहाँ गिरदा रहा करते थे। तो खैर ये एक प्रसंग निकला। तो
बहुत हाँ खूबसूरत ये कविता थी और मुझे काफी याद भी थी एक जमाने में, मैं कई दोस्तों को सुनाता था, लेकिन आज याद आ रहा है कि हाँ अब थोड़ा सा स्मृतियों में से इस बीच धूमिल हो गई थी, हो सकता है आज से फिर से वापस लौट आए। महेश मेठा जी कह रहे हैं कि एक कविता मैंने भी लिखी है रोहित के लिए, हवा। और तो एक कविता महेश मेठा जी मैं भी इनके लिए हवा लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए हवा ही रहे हैं, ये अदृश्य है लगातार। ये 4 बजे भी बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं, इसलिए एक असल कविता हवा मैं भी लिखने वाली हूँ इनके लिए। हाँ, असल एक में कविता मैं पुनेठा जी से ही मेरा आपसे परिचय हुआ। पुनेठा जी का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से एक बातचीत करना चाहती हैं। तो पुनेठा जी इतने हम्बल हैं और उतनी रिक्वेस्ट की शक्ल में बोलते हैं, जबकि उनका हक हमें आदेश देने का है। तो मैंने आदेश की तरह ही इसको लिया और मैंने कहा मैं ज़रूर जब भी वक्त होगा, जैसे आपका आप जैसे शेड्यूल करेंगी तो मैं यहाँ हाजिर हूँगा। इस बीच थोड़ा सा टाइट शेड्यूल ज़रूर रहा हमारा, हम लोग बहुत ही क्योंकि अपने कुछ शूट पे थे, तो ट्रैवलिंग और शूट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो इसलिए आपसे भी बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं अभी टाइम पर हूँ। तो एक एक कविता और मैं आपके लिए अनिल कर्की जी की पढ़ती हूँ, उदास भक्तों का रमोलिया संकलन से, इतिहास के पृष्ठों पर। धार पर सूरज चढ़ने से पहले बकरियों के खुर के निशानों में खिलेगा ओस का फूल। धार पर सूरज चढ़ने से पहले बकरियों के खुर के निशानों में खिलेगा ओस का फूल। पितलिए खांकर की धुन में नाचेगी गौरैया। आज शायद गौरैया दिवस भी है। पितलिए खांकर की धुन में नाचेगी गौरैया। आहा कैसा समय है यह, उदासियों के कोख में जो बच्चे पल रहे हैं वे बड़े होंगे एक दिन। अपनी कंचों भरी जेबों में समय को ठूंसते हुए पार करेंगे उम्र, बनेंगे प्रेमी प्रेमिकाएं। दिलाएंगे उम्र भर साथ निभाने का विश्वास एक दूसरे को। पहचानेंगे खामोशी की जुबां, उदासियों का मतलब। जेबों से निकालेंगे समय और कंचों की तरह बिखेर देंगे इतिहास के पृष्ठों पर। 3 लाइनें फिर से पढ़ते हैं। जेबों से निकालेंगे समय और कंचों की तरह बिखेर देंगे इतिहास के पृष्ठों पे। तो ये कविता मैंने आपके स्वागत में पढ़ी और बहुत अब हम बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप अगर बातचीत हम चाहें तो वहां से भी शुरू कर सकते हैं कि इस बीच इस 2-3 दिन में आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो, तो एकदम उस गतिविधि से भी शुरुआत कर सकते हैं हम अपनी बातचीत की। सॉरी, आपने क्या बोला, थोड़ा सा आप रिपीट करेंगी? हाँ, मैंने ये कहा कि आप चाहें तो हम आप अभी एकदम इन्हीं 2-3 दिनों में जिन गतिविधियों में शामिल रहे हैं उन वहां से भी अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं। ये चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। मैं बस अभी तकरीबन आधे घंटे पहले मैं एक बहुत ही चर्चित राइटर हैं अशोक पांडे, जिनकी किताबें इस बीच धूम मचा रही हैं। उनकी 3 किताबें एक साथ आई हैं, वो लपू झन्ना वीरेंद्र और सावरकर, अच्छा वो और वाले। उसके अलावा बबन कार्बोनेट और इतिहास में स्त्रियां, इस तरह से कोई। तो ये 3 जी किताबें आई हैं। असल में हम उनका एक इंटरव्यू शूट कर रहे थे अभी बारामासा के ओके। लिए। जल्दी ही बारामासा के दर्शक उसे देखेंगे। एक हाँ लंबा इंटरव्यू है, एक तफसील भरा इंटरव्यू है, और उसमें हम अशोक पांडे की पूरे जीवन और फिर किस तरह से उनकी रचनाओं में उनके किरदार किस तरह से आते हैं, या उनका जिंदगी से कैसा एक्सपोजर रहा है, कविता की उनकी यात्रा, लेखन की उनकी यात्रा और पेंटिंग की उनकी यात्रा जो रही, उस पर हमने एक लंबी चर्चा की थी। तो ये हम अभी शूट कर रहे थे। तो असल में इस बीच तो जैसे मैंने बताया कि हम कुछ दोस्त मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म, ये उत्तराखंड स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम उत्तराखंड के आर्ट कल्चर और हिस्ट्री और यहाँ की और भी तमाम जो चीज़ें हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन का, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से वीडियो का प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले हम लोग टेक्स्ट में हमने काम किया है, ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम किया, लेकिन इस बीच हम सोच रहे हैं कि हम उत्तराखंड का विजुअल डॉक्यूमेंट करें, और इसमें जो हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो ऑलरेडी सारी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा विजुअली इस्टेब्लिश करें, विजुअली डॉक्यूमेंट करें, उनको प्रोड्यूस करें, ताकि लोगों का कनेक्ट, क्योंकि अभी लोग विजुअल्स को काफ़ी देखते हैं, तो उससे कर पाएँ, उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स अभी बारामासा का आ रहा है, तो हम तो अभी उस पर ही फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा छोटी मोटी कुछ यात्राएं रहती हैं और कुछ बहुत लिखना पड़ना। जी, तो बारामासा जो है क्या कहते हैं इसे,
कि बारामासा न तो ये ऐतिहासिक पहल है, न ये कोई हाँ ऐसी ऐतिहासिक पहल है कि जो पत्रकारिता की दुनिया को बदल के रख दे, न हाँ ये हाँ मील का पत्थर है। ये तो हमने आप ये हमारा तो जो पहला प्रमोशनल वीडियो था उसमें हमने जिक्र किया है, आप हाँ, उसी की हाँ, ओर उसी को मैं हाँ उसी अंदाज में बोल रही हूँ। तो ना ये मील का पत्थर है, ना ये वो ऐसा कोई ऐतिहासिक पहल है जो पत्रकारिता की पूरा इतिहास बदल के रख दे। तो फिर ये आखिर है क्या? इसको थोड़ा सा मतलब कि जो इस पूरी की पूरी इस के पीछे आपके जो प्रेरणाएं रही होंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे मीडिया संस्थानों से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, तो आपके मन में कुछ रहा होगा जो वहां छूट जा रहा था कि आपने एक अलग से ये करने की सोची। तो ये मैं जानना चाहूंगी। असल में ये अगर हम किसी भी ऐसी चीज को, क्योंकि हम एक तरह की रचना धर्मिता और एक तरह की प्रोडक्टिविटी में है, एक आर्टिस्ट हमेशा अ, एक रचनात्मक जो उसके अंदर की बेचैनी है उसकी अभिव्यक्ति में रहता है। तो मेरा जो जर्नलिज्म है उसमें मतलब एक तो जर्नलिज्म है जो बिल्कुल जर्नलिज्म जिस तरह से होना चाहिए वो है, लेकिन उसमें एक मेरे अंदर जो एक आर्टिस्ट है उसकी भी छटपटाहट रहती है हमेशा। और मुझे लगता है कि मुझे इसे बचा के भी रखना चाहिए अगर हमें कुछ ऐसी इस तरह के काम करने हैं जो वाकई में हम करना चाहते थे, जिसकी वजह से लिखने पढ़ने से हम लोग जुड़े। तो उसमें एक तरह से जो बारामासा का भी प्रोजेक्ट है वो ऐसा, हम जैसे आपने जिसका जिक्र किया कि हमने पहला प्रमोशनल वीडियो जिस तरह से बनाया था कि वो हम्म, थोड़ा ड्रामेटिक हमने किया कि ऐतिहासिक भी नहीं है असल हम्म, में हमारा प्रोजेक्ट, और इस तरह के प्रयोग पहले भी हुए हैं। लेकिन असल में जो पूरा ओवरऑल एक रचना हमारी पूरी दुनिया का जो रचना संसार है उसमें हम्म, इसी तरह की छोटी छोटी जो बूंदें पड़ती हैं वही उसके घड़े को भरती हैं। तो वही उसी का हिस्सा है, न ये किसी तरह से बहुत ही यूनिक और ऐतिहासिक है, बल्कि उसी का एक पार्ट है, उसी प्रोसेस का या उसी तरह की जो चीजें उन्हीं का एक तरह से पार्ट है, एक हिस्सा है, उसी एक सिलसिले में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। और उत्तराखंड में ये जरूर है कि जिस तरह से हम इस काम को करना चाह रहे हैं और इसमें हमारे पास जो क्लिक बेट्स हैं, जो हिट बेट्स हैं, उसकी डिबेट में हम नहीं है। हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, जैसे अगर आप देखेंगे बारामासा के यूट्यूब चैनल को, तो हमने बहुत लॉन्ग फॉर्म में, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हैं यहाँ के बहुत मशहूर लोक साहित्यकार, गायक हैं, गीत। बहुत हम्म, मशहूर हैं ऑलरेडी। और उनका हमने 1.5 घंटे का एक इंटरव्यू किया, तो लोगों को शुरुआत में हमें हमें जो कमेंट्स आ रहे थे उनका था कि आप बहुत लॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं इस काम को। तो लॉन्ग फॉर्म जो है इंटरनेट जैसा जैसे मीडियम में सस्टेनेबल नहीं है, आप इसको छोटा कीजिए। लेकिन हमने देखा कि जो एक हम 1.5 घंटे के इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज है, इसलिए लोग रुक रहे हैं। और 1 लाख से ज्यादा व्यूज हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के इंटरव्यू को आने वाले हैं। और लोग शिद्दत के साथ उसे सुनना चाहते हैं, उन्हें उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसी तरह से आज मैंने बताया आपको अशोक पांडे जी का हमने इंटरव्यू किया। तो असल में हम लोगों को अगर किन्हीं रचनाकारों को या लोगों को जानना होगा, वो जिस भी फील्ड के आए, तो उनको थोड़ा सुनने का, उनको समझने का धैर्य हमें जरूरी है। और उसी तरह की ये पहल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो एक भीड़ की तरह जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें जो हिट्स क्लिक्स की डिबेट से बाहर चीज़ें नहीं जा पाती, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सेंसिबल तरीके से और विषय की गंभीरता को समझते हुए हम इस काम को आगे कर सकें। तो इसी लिहाज से ये हमारी एक चटपटाहट थी और हम उसको उस पर काम कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स एक लिहाज से अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया है ओवरऑल। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये अगर ये चीज़ें इस तरह से खड़े होती हैं तो हम लोग एक ऐसा संस्थान बना पाएंगे। जिस तरह के काम पहले भी हुए, लेकिन हमारे साथ यूनिक चीज़ ये है कि हम सिर्फ विजुअल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन जो पुराना लिखा गया टेक्स्ट भी है, हम उसे किसी तरह से विजुअल फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। जैसे पंडित नैन सिंह रावत बहुत वेल नोन और जो पढ़ने लिखने वाले दायरे के लोग हैं वो उनके बारे में जानते हैं। और डॉक्टर शेखर पाठक और उमा भट्ट जी ने उन पर गहरा रिसर्च किया है, उन पर किताबें आई हैं। हमने उन्हीं किताबों के रेफरेंस के साथ वीडियो प्रोग्राम्स बनाए हैं, और जो नई ऑडियंस है, जो टेक से भी है, जो इंटरनेट से भी है, हम उस तक उन इम्पोर्टेंट लोगों को ले जाने का एक जरिया बन रहे हैं। जो ऑलरेडी लिखा गया टेक्स्ट है हम उसको वीडियो फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं और वो लोगों तक पहुंच रहा है। और रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे हैं कि हम लोगों का उत्साह भी एक तरह से बढ़ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक और यूनिक नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक और यूनिक बन सकता है। नहीं, मैंने तो वैसे भी व्यंग्य में ही कहा था, क्योंकि इस समय हाँ वैसे वो भी हमारे हाँ, जैसे जितना भी आप लोग का ड्रामेटिक था, आपका स्टूडियो में था भव्य, हमारा बहुत नॉर्मल से प्लेटफॉर्म में कार्यक्रम चल रहा है, तो मेरा व्यंग्य उतनी अच्छे से कन्वे नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो नहीं मैं समझ रहा इतिहास था, क्योंकि हमने हमने जिस तरह से वो वीडियो बनाया था
वो हाँ। उसी तरह से आपने पूछा, मैं समझ रहा था उसी तरह आप पूछ रही हैं। और वैसे भी हमें इतने व्यंग्य और इतने हास्य के बिना आजकल कोई बात संजीदा की नहीं जा सकती, क्योंकि हमें इतिहास कह के जो परोसा जा रहा है वो तो इतिहास है नहीं। तो जब हम ये कह रहे हैं आपका तो ऐतिहासिक है नहीं, तो मुझे लगा जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है एक तरीके से, क्योंकि ऐतिहासिक है कि हमारे हाथ में आ रहा है। बल्कि अब जब हमारा बातचीत इस जगह चली ही गई है, तो इस समय जब यथार्थ जो सत्य है उसका अर्थ धीरे धीरे ये होता जा रहा है कि जो नैरेटिव्स हैं उनके द्वारा हम एक छद्म छवि गढ़ रहे हैं, और वो जो छद्म छवि जो गढ़ ले जाए और जितने लोगों तक पहुंच जाए वही एक तरह से यथार्थ है। तो आजकल तो यथार्थ की यही परिभाषा है ना। तो मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जो ऐसा समय है जहाँ पे नैरेटिव गढ़ने के लिए सारा इस समय जो कुशल मस्तिष्क है, मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंसिया का सबसे ज्यादा प्रयोग उन्हीं नैरेटिव गढ़ने में हो रहा है, और मीडिया अक्सर ही बहुत वर्चस्वशाली लोगों के हाथ में होता है। तो ऐसे समय में जब छद्म छवियां यथार्थ के रूप में गढ़ी जा रही हो, तो आप इस तरह के जो छोटे प्रयास हैं जो मतलब एक बहुत कम संसाधनों से शुरू होते हैं, तो उनको आप कहाँ देखते हैं? और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपने मुख्यधारा मीडिया में भी काफी काम किया है, तो इस प्रश्न के उत्तर में वो अनुभव, मीडिया की भूमिका और आपके ये जो नए काम है उनकी भूमिका को साथ रखते हुए मैं जानना चाहूंगी जी। मेरा जो, क्योंकि मैं तो मीडिया का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब दोनों तरह से, कि मैं जर्नलिज्म करता रहा हूँ तो उस दौरान भी, और उसके अलावा भी मैंने ऑफिशियली भी मीडिया की एक तरह से पढ़ाई की है। और मेरा जो मीडिया में जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो असल में जो मौजूदा जो मीडिया है, जिन सवालों की तरफ आपने भी इशारा किया, असल में मीडिया क्रिटिक एक तरह से डेवलप करता रहा अपने भीतर, ताकि उन जगहों को तलाशा जा सके जो दरअसल मीडिया की एक लोकतंत्र में होती हैं। तो मैंने जिस तरह से देखा है जर्नलिज्म को, कि जर्नलिज्म का जो स्ट्रक्चरल क्राइसिस है वो कहाँ से फंडेड है, किसके इंटरेस्ट में काम करेगा, ये सारी चीज़ें खासकर जिस तरह का जो हमारी तरह की कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं, या हम तो एक तरह से अपने आप को कहते तो नहीं है लेकिन फंक्शनली हम लोग एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी हैं, तो उसमें कॉरपोरेट्स का जो इंटरेस्ट गेम है, और जो उसके बियॉन्ड जाकर जो जर्नलिज्म के वैल्यूज़ के बियॉन्ड जाकर या उससे इतर जाकर या उससे पूरी तरह से परे जाकर जिस तरह का जर्नलिज्म हमारे यहाँ होता है, तो उस संकट से जितना हम जूझते हैं असल में बतौर मीडिया प्रोफेशनल, उतना ही समाज को भी जूझना होता है। मतलब समाज जूझ रहा है आज, समाज एक तरह से जो मीडिएटेड इमेजेस हैं उनके उन छवि जिसके लिए आपने गढ़ी हुई छवियाँ कहा, मीडिया द्वारा गढ़ी हुई छवियाँ जो कि सच लगने लगती हैं, इस क्राइसिस से पूरी सोसाइटी जूझ ही रही है। तो ऐसे में जो इस तरह के इनिशिएटिव्स होंगे जो इनके बियॉन्ड जाकर काम करना चाहेंगे, डेफिनेटली वो एक तरह से वो हम जैसे छोटे छोटे जर्नलिस्ट के लिए भी अपनी जगह बनाएंगे, वो हमें हमारी तरह का काम करने का स्पेस बनाएंगे, और वो संस्थान अपने आप में इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह की जो एक डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो एक मीडिया की भूमिका होती है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। और ओवरऑल ये सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान होते हैं छोटे छोटे। जैसे मैं अगर आपको अपने जर्नलिज्म की यात्रा या अपने अध्ययन की यात्रा के बारे में बताऊं, तो हमारे छोटा सा कस्बा गंगोली हाट है उत्तराखंड में, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई है शुरुआती। और उसी दौरान एक तो पुनेठा जी, महेश पुनेठा जी उस वक्त में वहीं टीचर हुआ करते थे, उन्होंने एक शानदार लाइब्रेरी हम लोगों को मुहैया कराई, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही हमारी जिंदगी में पर्सपेक्टिव कहाँ पर है ये? गंगोली हाट पिथौरागढ़ जिला, जो कि बिल्कुल बॉर्डर का जिला है उत्तराखंड में, चीन और नेपाल के साथ बॉर्डर करता है, उसी का एक कस्बा है। तो गंगोली हाट में मेरी पढ़ाई हुई। तो उस वक्त में 2 लाइब्रेरीज जो कि आमतौर पर एक पहाड़ी कस्बे के एक युवा के हाथों नहीं लगती या एक बच्चे के हाथों नहीं लगती। तो हमारे साथ सौभाग्य ये था कि महेश पुनेठा एक शिक्षक के बतौर वहाँ पर उनकी तैनाती थी, तो उन्होंने वहाँ के जो इस तरह पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग थे उनके लिए एक लाइब्रेरी वहाँ खोली थी, जिसमें हिंदी साहित्य की तकरीबन सारी इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं आती थी। उसके अलावा भी विश्व साहित्य का बहुत बड़ा जखीरा वो लाइब्रेरी हुआ करती थी। और उसी समय में रेनेसा साइंस एंड एजुकेशनल सोसाइटी एक वहाँ पर थी, जिसने वहाँ एक स्कूल खोला रेनेसा नाम से। वो रेनेसा नाम पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में रेनेसा नाम सुना था, और सच में वो हम लोगों का रेनेसा बन गया। वो एक छोटा सा स्कूल, हम लोग हालांकि स्कूलिंग की एज में नहीं थे, वो स्कूल 5वीं तक का शुरू हुआ था, लेकिन उस स्कूल से हमारा ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि उसकी लाइब्रेरी के दरवाजे हमारे लिए खुले।
और उसकी लाइब्रेरी के दरवाजे खुलना हमारे लिए दुनिया के दरवाजे खुलने की तरह था। तो हम जैसे छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले युवाओं के पास उस वक्त में पढ़ने के संसाधन नहीं थे, लेकिन इन लाइब्रेरीज में जो कि बन पाई, या फिर अलग कुछ दूसरी वजहों से भी, अगर हमारे पास छोटी छोटी मैगजीन, जैसे उस दौर में समयांतर मैगजीन आया करती थी, या हाँ। उस दौर में समकालीन तीसरी दुनिया आया करती थी, या फिर ऑल्टरनेट जो एक तरह से विकल्प खड़ा कर रहे जो जो जुझारू जो लोग थे, वो लोग जिस तरह से अपनी मेहनत से जो संस्थान बना रहे थे, छोटे ही सही लेकिन संस्थान बना रहे थे, वो दिल्ली से निकलने वाली पत्रिकाएं हमें छोटे हमारे कस्बे गंगोली हाट में हमें दिशा दे रही थी। तो हम जैसे, इसलिए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरह का बिलीव है कि जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं वो चाहे बहुत बड़े दिखाई न दे, लेकिन उनके असर बड़े गहरे होते हैं, और कम से कम मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में तो बड़े गहरे होते हैं। तो इसीलिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो, उनका अपना असर होता है, और उनका इतना गहरा असर है कि जो फिर जो कि हम जैसे लोगों की जिंदगी को शेप करता है। मैंने जिंदगी में छोटे से कस्बे से निकल के जितना भी पत्रकारिता का मेरा एक्सपोजर रहा, या पूरा जिंदगी का जितना एक्सपोजर रहा, उसमें जो वो शुरुआती जो बीज थे, जो उन लाइब्रेरीज में आने वाली पत्रिकाओं से पढ़े, तो उसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जब मेरी लाइफ में है, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे छोटे इनिशिएटिव्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे सोसाइटी के लिए। जवाब आपने दिया भी एकदम, झरोखे खोलते हैं। बल्कि मेरे को खिड़की नाम याद आ गया, जिसमें आप एडिटर की तरह काम करते थे। एकदम एक खिड़की खुल जाती है जहां से आप दुनिया को देख सकते हो। तो हाँ बिल्कुल जी, तो थोड़े से अनुभव मैं पहले आपसे और जानना चाहूंगी, इसके बाद कुछ और भी सवाल आपसे करने हैं, बट अभी इसी लाइन में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड अनुभव आप, और ये जो आपने, मतलब आपने मेन को सवाल का जवाब तो फिर भी दे दिया कि लाइब्रेरी खुली तो दुनिया के रास्ते आपके लिए खुल गए, दुनिया का दरवाजा खुल गया। बट जो आपकी प्रगतिशील चेतना है, वैज्ञानिक आपका बोध है, दिखता है वो साइंटिफिक टेम्पर, मतलब 10 मिनट में ही दिख गया अगर पहले नहीं भी पढ़ा होता तो ये पूरा व्यक्तित्व की जो गढ़न है कि इसमें कलाकार भी है, वैज्ञानिक चेतना भी है, एक भविष्य का स्वप्न भी है, विजन भी है कहीं ना कहीं, और इन सारी चीजों के लिए जोखिम लेने का साहस भी है। जनरली ये सारी चीजें भी होती हैं तो जो मध्य वर्ग है वो एक जोखिम लेने की हालत में शायद ही कभी होता है। तो ये जो पूरी व्यक्तित्व की गढ़न आपकी है और जो दृष्टि है, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें आपके घर परिवार परिवेश, या कई बार शहर में भी ऐसी कई खिड़कियां और भी मिली होंगी बचपन से बाहर निकल के, उनका कितना रोल है? और जब आप आगे की पढ़ाइयों के लिए महानगर में गए, संस्थानों में गए, और आपने तो विदेश यात्रा भी की है, तो उन सब का कितना रोल है, उसमें मैं आपका जानना चाहूंगी पूरा। जी, ये तो स्वाभाविक ही है कि जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, तो बेसिकली जिंदगी तो एक लर्निंग ही है ओवरऑल। आप जिंदगी में सीखने को एक तरह से अभिशप्त हैं, और आप सीखे बगैर रह नहीं सकते। तो अब जिस तरह के लोगों का दायरा हमारा शुरुआत में बनना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दायरा हमारे लिए बना, और जिसने धीरे 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 जो चेतना जिस तरह की हमारी आज है वो शेप की। तो उसमें कुछ किताबें थी, तो कुछ लोग थे, और कुछ शहर थे, तो कुछ जंगलों की यात्राएं थी। तो वो सब मिलकर एक तरह से टीचर रही है, मतलब जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। और उसने मुझे एक्सपोजर भी पर्याप्त दिया, मुझे घूमने का भी खूब मौका मिला। तो मैं जैसे मैंने शुरुआती तो हिस्सा जहाँ से दरवाजे खुले वो तो मैंने आपको बताया। उसके बाद से हाँ ये ज़रूर था कि मैं पेंटिंग मेरा शौक था, और वो शौक धीरे धीरे मुझे जब मैं इंटरमीडिएट करके अपने कस्बे से निकला, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे पेंटिंग के फील्ड में ही अब जाना है। और मैंने अल्मोड़ा में कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो SSJ कैंपस है अल्मोड़ा में, वहाँ मैंने पेंटिंग में एडमिशन लिया था। उसके बाद में पेंटिंग की मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, मैंने मास्टर्स पेंटिंग में किया है। तो कुछ समय फिर वो पेंटिंग की दुनिया में रहा, और इसी वक्त में मैं लिखना भी शुरू कर चुका था। वो कविताएं लिखना भी था, और कुछ आर्टिकल्स लिखना भी था, और जर्नलिस्टिक राइटिंग्स में मैंने तभी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद फिर जब मेरा मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट हो गया था, तो उसके बीच का भी एक लंबा, मतलब अल्मोड़ा शहर का अपना अनुभव है। अल्मोड़ा शहर में कई लोग मुझे मिले जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वो अलग अलग फील्ड के लोग थे, कुछ लिटरेचर के फील्ड के लोग थे, कुछ आर्ट की फील्ड के लोग थे, और कुछ एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट में अगर मुझे मेंशन करना हो तो
कुछ अल्मोड़ा के एक बड़े मशहूर एक्टिविस्ट रहे हैं जो कि अल्मोड़ा जो एसएसजी कैंपस था उसका एक ज़माने में प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, और बाद में उत्तराखंड लोक वाहिनी और उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष भी रहे, शमशेर सिंह बिष्ट जी। तो उनके साथ रहने का भी मेरे पास एक लंबा दौर तक उनका सानिध्य मुझे मिला, और उनसे भी कई चीज़ें मैंने सीखी हैं देश दुनिया के बारे में। और मेरे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो कि हम लोग साथ में कई तरह के काम किया करते थे, सामाजिक काम, पॉलिटिकल काम, तो उन लोगों से भी लर्निंग बहुत रही, और दायरा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ अल्मोड़ा कैंपस में हम पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर नैनीताल से इंटरेक्शन हो रहा था, इसी रास्ते फिर दिल्ली के कैंपसेस से, दिल्ली के स्टूडेंट से, दिल्ली के आर्टिस्ट और आर्ट कल्चर के लोगों से, जेएनयू के स्टूडेंट से परिचय होना, जेएनयू के प्रोफेसर से परिचय होना, और ये दायरा जैसे जैसे फैलता गया मुझे लगा कि ज़िंदगी और तमीज़ के साथ मुझे समझ आने लगी। और फिर तो लर्निंग का तो कोई एंड है नहीं, और आप जहाँ जहाँ जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं वहाँ से आप कुछ सीखते हैं। तो फिर घर का जी जी घर का बैकग्राउंड ये है कि मेरे पापा गंगोली हाट में ही जॉब करते थे, मेरी मम्मी वहीं हम लोग, हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था, मेरी 3 बहनें हैं। तो हम लोग साथ में ही एक तरह से समझ रहे थे, देख रहे थे दुनिया को। तो धीरे धीरे कुछ अच्छे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। मतलब अगर हम शुरुआत में कहें तो जो मैंने आपको बताया रेनेसा स्कूल का जिक्र, तो वो स्कूल असल में 3 बहुत ही क्रिएटिव भाइयों ने वहाँ खोला था। ज्योति निवास पंत हैं और दीप पंत हैं और राजेश पंत हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। असल में इन लोगों ने दुनिया देखने की और शुरुआती तौर पर उसको बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझने की एक समझ जो दी इन भाइयों ने दी। और फिर हमारा जो गंगोली हाट का एक सेक्टर जो डेवलप हुआ, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है डॉक्टर मोहन आर्या। वो बहुत ही अभी काफ़ी चर्चित कवि भी हैं, एक दलित चिंतक हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, अभी काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उसके अलावा रंजीत ठाकुर एक हमारे डॉक्टर मोहन आर्या भी काफ़ी दलित चिंतन में उनका बहुत गहरा काम है। उनका साथ होना, उनसे लर्निंग का एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो खुद में बहुत पढ़ने लिखने का बहुत ही अच्छा उनके अंदर एक आदत है। और वो मुझे लगता है कि अभी बहुत शानदार उनकी अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है और एक अच्छे अध्ययन करता है। और उसके अलावा एक रंजीत ठाकुर हमारे दोस्त हुआ करते थे, जो कि अभी जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला के साथ काम कर रहे हैं मुरादाबाद में। उसके अलावा अनूप भाई हमारे साथ होते थे, अनुपम भंडारी। और उसके अलावा इसी तरह से काफ़ी बहुत एक ग्रुप बन गया था। और भगवती पंत हैं वहाँ पर, एक वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, लेकिन काफ़ी पढ़ने लिखने वाले इंसान हैं। और फिर कुछ टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने हमें बहुत एक तरह से हमारे साथ वैचारिक रूप से असहमत होने के बावजूद भी, जिन्होंने बहुत ही एक तरह से जो अपने काम को लेकर इतने ईमानदार थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हमें दिशा दी चीज़ों को। तो ये इन सब का कंट्रीब्यूशन था, और फिर हम एक तरह से शेप लेते गए, और फिर वो यात्रा रही। तो अभी तो मैं वो फर्क भी जानना चाहती थी जो आपको पहले पत्रकारिता करते हुए होता था महसूस और अब होता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने तो राजनीति और हर तरह, मतलब उत्तरांचल की जो विभिन्न जिलों में जाके लाइव बातचीत, मतलब डायरेक्ट जाके बातचीत की है लोगों से ना, चाहे वो राजनीति का वहाँ माहौल हो, चाहे बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुंची, तो ये सारी चीजें मुझे जाननी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक एस्पेक्ट पे थोड़ी देर के लिए टिकना चाहती हूँ कि आज 20 मार्च है, तो ये महाड़ आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था, जो बाबा अम्बेडकर साहब ने किया था, उसका आज 95 ईयर्स से आज ही पूरे हुए हैं। और एक तरीके से यही एक आंदोलन था कि जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ ये पानी पीने का आंदोलन है कि अधिकार का, इसको मानवाधिकार का आंदोलन कहा था, और ये माना कि ये राष्ट्र निर्माण का एक संघर्ष है। उसके बाद से 95 साल बीत गए, लोकतंत्र के भी इतने साल बीत गए। तो आपका जो उत्तरांचल में जो आप काम कर रहे हैं फील्ड में जाके, मैं थोड़ा सा ये अनुभव जानना चाहती हूँ कि आज क्या हालत है जातिवाद की, या कितनी चीजें, मतलब कितना हम कहें कि हम मानवीय हुए हैं। जी देखिए, जाति तो खुद अम्बेडकर का ही आपने जिक्र किया। अम्बेडकर जब अपना अंतिम भाषण दे रहे थे संविधान में इस देश को सौंपते हुए, संविधान सभा का आखिरी जो भाषण है,
उसमें उन्होंने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोट की थी, और जो कि असल में आगे चलकर हमारे देश का इतिहास बन गई। उन्होंने कहा कि हम लोग इस संविधान के आने के बाद हम लोग एक ऐसे हम कंट्राडिक्शंस की एक एरा में एंटर करने जा रहे हैं। हम अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां हमारे पास हम कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमारे पास यहाँ पर एक वोट और एक इंसान एक वोट का राइट होगा, और तमाम किस्म की जो संविधान की समानता की जो परिकल्पनाएं वो होंगी, लेकिन व्यवहार में हम उसको नहीं एक तरह से इम्प्लीमेंट करा पाएंगे, क्योंकि हम सोसाइटी वाइज अभी उस डेमोक्रेटिक चेतना से वाकिफ ही नहीं है। तो वो हम चाहे हम थ्योरेटिकल जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम वो सारी इक्वलिटी और इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का सपना चुन तो लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वो नहीं होगा। तो वो तो उन्होंने वहीं पर इशारा कर दिया था कि हम अंतर्विरोधों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये अंतर्विरोध हमारी सोसाइटी में, जहाँ से ये सोसाइटी अगर हम सबसे मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडेप्टेशन की बात करें, वहाँ से भी पहले दिन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो पहाड़ भी और उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। जो जाति का जो पूरा दंश पूरी समाज में हर जगह है, तो पहाड़ में भी वैसा ही है। और पहाड़ में आज के हालात में, हाँ जी, आज के हालात अब भी अगर आप पहाड़ के गांवों में चले जाएंगे, तो जो जाति व्यवस्था है वो हूबहू आपको दिखाई देगी। आपको अभी भी दलितों का नौलों में प्रवेश आपको वर्जित, पनघट जो वहाँ के हैं गांवों के, वहाँ वर्जित नजर आएगा, या अलग अलग फॉर्म में। वो कहीं पर आपको पता चलेगा कि मंदिरों में अभी तक एंट्री वर्जित है, या छुआछूत अभी बरकरार है उस तरह से। तो जो, और असल में ये सोसाइटी जिस तरह से फॉर्म हुई है, ये बहुत ही कबीलाई फॉर्मेट में डेवलप हुई सोसाइटी है। तो जो कबीलाई माइंडसेट है अभी सोसाइटी से गया नहीं है। तो अपने अपनी जातियों में बधे हुए लोग हैं। दलितों के साथ जो अन्याय है वो तो अपनी जगह पर है ही। उसके अलावा जो दूसरी जातियां भी है अपने अपने घटोज में समाई हुई हैं। वो तमाम तरह से हमें दिखने लगता है। इलेक्शन आते हैं तो यहाँ ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद चलने लगता है। तो वो भी जातिवाद का ही वही फॉर्म है जो कि आपको सामने आ जाता है। वो अभी आप सामान्यतया आप उसे छिपा कर रखते हैं, लेकिन जब निर्णायक मौके आते हैं तो आपका वो बाहर उद्घाटित हो जाता है। तो पहाड़ अभी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन हाँ, जिस तरह से चीज़ों के बदलने की एक प्रक्रिया है, और इसमें इतनी निराशा की बात भी नहीं है कि यही अंतिम सत्य की तरह नहीं है। चीज़ें बदल भी रही हैं। चीज़ें पिछले 20 सालों में भी हमने बदलते हुए देखी हैं। सोसाइटी में चीज़ों का जो एक रैशनल माइंडसेट है उसका एक्सेप्टेंस भी है। हालांकि वो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें वो कहाँ तक जाएगा, या कोई दूसरा उसे हाईजैक ना कर ले जाए दूसरा आइडिया। लेकिन ओवरऑल एक तरह से सोसाइटी धीरे धीरे सीख भी रही है, उसकी एक लर्निंग की प्रोसेस भी है, और धीरे धीरे होपफुली ये सारी चीज़ें सही तरीके से शेप लेने लगेंगी। और एक तरह का, जिस तरह की आपका ये पूरा मुहिम है कि हम एक इक्वालिटी के लिए इस तरह डिबेट को चला रहे हैं, तो ये डिबेटें साकार हों और एक जो एक आम इंसान है उसकी चेतना में वो चीज़ें शामिल हो पाएँ कि उसके अंदर ये एक तरह से ये सारे सपने फूटें और वो उसके लिए काम करें। हाँ, उत्तरांचल के भी गांव से जनरली इन दिनों ये खबरें रही भी बहुत है ना, कभी शादी में, बारात में, खाने में या कुछ ऐसे। तो रितु डिमरी जी पूछ रही है कि शिक्षा के मौके से कितना फर्क आया दलितों की स्थिति में। तो वो तो लगभग आप बता ही रहे थे, बट इसमें मैं ये ऐड कर लेती हूँ कि जैसे बहुत सारी जगह तो बहुत पिछड़ापन है, उत्तरांचल में ही नहीं, कहीं भी जो प्रगतिशील चेतना या वैज्ञानिक चेतना है उसमें तो बुद्धिजीवी या सारा समाज एक तरह से थोड़ा हार गया है कि वो समाज का कॉमन सेंस का हिस्सा हम उसे नहीं बना पाए, नहीं ही बना। मतलब एक अजीब सी जड़ता में, उसी कबीलाई मानसिकता में ही समाज पड़ा ही रहता है अक्सर। पर कहीं कहीं मैं आपके जैसे लोगों से, या जैसे कमलेश अटवाल जी नानक मत्ता में स्कूल चला रहे हैं, आपको एक स्कूल मिला, कहीं पे मैं देखती हूँ कि नैनीताल में इतने सारे ऐसी खिड़कियां हैं जिन खिड़कियों की आपने बात की। तो मैं रितु जी के सवाल में ये जोड़ना चाहूंगी कि जिन लोगों को, आप लोगों को भाग्य से वो दरवाजे मिल गए जो दुनिया तक ले जाते थे, ऐसे एरियाज में आपको ये फर्क दिखता है कि वहां से खत्म हुआ हो कम से कम? ये मैं जानना चाहती हूँ जी। देखिए, ये बहुत ही, अब ये असल में ये इतनी छोटी मतलब छोटे में समेटे जाने लायक मुद्दा है नहीं असल में, क्योंकि दरअसल ये कल्चर का हिस्सा है। जो कास्ट सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कोई सिचुएशन नहीं है, ये आपके इनहेरेंट कल्चर का हिस्सा है, जहाँ की आपकी शुरुआती जहाँ पैदा हो रहे हैं उसके बाद से आपकी सोसाइटी एक ट्रेनिंग कर रही है।
और वो इतनी गहरी ट्रेनिंग है कि कई बार मैं दावा करने के बावजूद भी, हो सकता है मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत रैशनल इंसान हूँ और मैं कास्ट से परे पा चुका एक इंसान हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं एक अवचेतन में, मेरे व्यवहार में किसी को वो नजर आने लगे कि मैं एक कास्टिस्ट हूँ, क्योंकि वो मेरे अवचेतन में इस तरह से घुला एक मसला है कि जिससे पूरी तरह पार मैं पा गया हूँ, इसका मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही गहरे की कंडीशनिंग है, क्योंकि वो सोसाइटी के कल्चर का हिस्सा है, और सोसाइटी की जो कल्चरल ट्रेनिंग है उससे पार पाना असल में बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसके बारे में ये कह पाना कि कोई एक सेगमेंट है जो कि हो सकता है कि बहुत लाइक माइंडेड लोगों का हो, और वो सेगमेंट इस तरह की जो कास्टिस्ट या दूसरे जो इस तरह के मसले हैं उनसे पार पा गया है, ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सही हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को, मुझे लगता है कि एक पूरे क्रम में इसे देखना चाहिए कि सोसाइटी इसको कैसे देख, मतलब सोसाइटी में ओवरऑल क्या परिवर्तन आ रहे हैं और वो क्या इस तरफ जा पा रहे हैं कि नहीं, कि जो आने वाले समय में जो जिसका सपना आप देख रही हैं, जिसका सपना हम देख रहे हैं, वो उस तरफ हम सोसाइटी को जाते हुए देख रहे हैं या नहीं, इसका जवाब इधर तलाशना होगा, बजाय इसके कि कुछ सेगमेंट जो है क्या उनमें से पूरी तरह कास्ट के क्या का पूरा सवाल जो है वो पूरा अपनी चेतना में उन्होंने उससे पार पा लिया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गौण विषय है। विषय असल में ये है कि पूरी सोसाइटी असल में अपनी जो चेतना है उसमें कहाँ पहुंची है, और वही निर्णायक चीज है। तो उसमें तो बहुत अभी हम, जैसे मैं कह चुका हूँ, जो पहाड़ है वो अपने आप में जो अभी मोहन भाई का एक पूरा संग्रह आ रहा है जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि हम्म, पहाड़ उनका इसी तरह से पहाड़ दलित है मेरे ख्याल से ये शीर्षक। ये है तो पहाड़ दलित है। हाँ, इसी तरह का कोई शीर्षक के साथ उनके होता है। तो असल में ये मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में जो हैं लोग, और जो ऑनेस्टली इस प्रक्रिया में हैं, कि जो जो कास्ट के जो इश्यूज हैं, जो हम्म, जेंडर के इश्यूज हैं, उन इश्यूज को समझने और इससे जूझने के लिए जो तैयार हो गए, हो सकता है कि हम उस जूझने की प्रक्रिया में खुद से रियलाइज करें कई बार कि अच्छा, ये तो मेरे अवचेतन में या मेरे कहीं अवचेतन में ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात है जिसका हम आलोचना करते आए हैं, ये आएगा बिल्कुल, कई बार, लेकिन क्या हम ऑनेस्टली उस प्रक्रिया में हैं या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। ये और बड़ा सवाल। ओवरऑल ये ऑब्जर्व करना कि क्या सोसाइटी उस दिशा में बढ़ भी रही है या नहीं। तो मैं मतलब मुझे इसमें निराशा की बात मुझे नहीं लगती। हम जिस तरह से एक नया समाज बना रहे हैं और जो इसके लिए जूझ रहे लोग हैं, वो उनके पास बहुत सारे गेम्स हैं, जहां हम आज तक पहुंचे हैं वो उन्हीं लोगों के एक तरह से जूझने और उन लोगों के का जो एक्टिविज्म रहा है उसी की बदौलत हम यहाँ पहुंचे कि हम आज एक तरह से जो अलग अलग जितनी भी हम हम्म, उपलब्धियां इस क्षेत्र में हमारे पास हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर संभव नहीं थी। तो हम जी लोगों की भी यही ड्यूटी है कि हम कम से कम उसमें अगर हम हैं, और अगर उस तरह की एक तरह से उस तरह के विचार के समर्थन में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस बड़े आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़े। जी। तो भास्कर जी सही में बोल रहे हैं आप कि उत्तरांचल को उत्तराखंड बनाने के लिए लोगों ने लाठियां खाई हैं, तो मुझे उत्तराखंड ही बोलना चाहिए था। सही कह रहे हैं, सहमत हूं मैं। बल्कि आपका इस वाक्य कथन को पढ़ के मेरे को दिमाग में आया कि अब इस बात को 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और ये एक तरह से आंदोलनों की गर्भ से पैदा हुआ राज्य था। तो हल्का सा तो एक स्पंदन कहीं इसमें होना ही चाहिए था, जो हमने कभी नहीं देखा। मैं तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारा जो पूरा बचपन कहीं एक सिंगल सुराख, आप तो खिड़की या दरवाजा बोल रहे थे, मुझे तो लगता है कि कभी एक छेद जितना, सुई के नोक जैसा सुराख भी हम चेतना का मुझे कभी नहीं दिखा, बदलावकारी चेतना का। मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ ऐसे रहे हो जैसे कि गुल्लक में बंद सिक्के हैं अंधेरे में, और किसी ने वो भी बंद कर दिया है जहां से बाहर आ सकते हैं सिक्के, कि ऐसे करके कोई एक निकल आए, तो वो भी तरीका नहीं है। तो खैर, मतलब मेरे अनुभव में जो परिवेश आया वो ऐसा आया, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि आंदोलनों से निकला हुआ एक राज्य था, और इतना जड़ता कैसे हो गई। पढ़े लिखे लोग थे सारे, अगर मैं अपने रिश्तेदारियों की बातें देखूं तो हर कोई, मतलब जिसे आम आदमी शिक्षा कहता है, उस ढंग से वो सब उच्च शिक्षित लोग हैं। मैं अब उसे शिक्षा नहीं कह सकती, लेकिन मतलब फॉर्मल एजुकेशन सबकी बहुत बढ़िया है। खैर, तो हम इस बात पे, हाँ, इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो, कि जैसे जनरली होता है कि आंदोलनों के कोख से पैदा हो रहे हो आप, 21वीं सदी में आया है राज्य, लेकिन वो मुझे उसकी सोशल डायनामिज्म में दिखा नहीं। जैसे देहरादून जैसे शहर की बात मैं कर रही हूँ, जितना मेरे सामने आया। और इस सवाल के जवाब से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका जो स्टूडियो है वो आपने देहरादून में बनाया है ना?
यहाँ भी आपका स्टूडियो होगा, क्योंकि इस समय आप गंगोली हाट में हैं, फिर भी आपने उनका इंटरव्यू लिया। मैं अशोक गंगोली पांडे हाट जी में नहीं, का। अभी मैं हल्द्वानी में हूँ, लेकिन हमारा एक स्टूडियो भी भवाली में बन रहा है। अच्छा। कुछ समय बाद भवाली में स्टूडियो में, मैं भवाली रहता हूँ। मैं असल में दिल्ली छोड़कर जब से आया हूँ, तो वो मेरा निर्णय ये था कि मैं दिल्ली मैदानी इलाकों को छोड़कर मुझे पहाड़ में रहना था। इसके लिए इसमें कोई वो, मतलब ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इसके लिए मैं कोई वो नहीं बोलता कि मैं पहाड़ की किसी उसके लिए मैं इधर आ गया, ऐसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल चॉइस था, मेरी अपनी ज़िंदगी का चॉइस, कि मुझे किसी पहाड़ के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से मतलब इलाके में रहना था। तो इसलिए मैं तब से लौट के इधर आ गया हूँ और मैं यहाँ रह रहा हूँ भवाली में। तो मैं ये भी जहाँ तक जानना आप चाहती बात, हूँ। हाँ, मैं मेरा बात 1 मिनट 1-2 वाक्य से पूरी कर लूँ, क्योंकि आपका जो केंद्र है वो स्टूडियो देहरादून में है, तो आप देहरादून बहुत जाते होंगे, और कुछ हाँ इस देहरादून तरीके भी आता हूँ। आपके अनुभव बहुत है अल्मोड़ा के, पिथौरागढ़ के, या नैनीताल में, जहाँ शेखर पाठक जी, राजीव लोचन जी और कई तरह के लोग रहते हैं, जिनके सबकी सोच एक डायनामिज्म, अग्रगामी सोच वाले, विजन वाले लोग है ना। तो इन जगहों पे जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आपको मिली हैं, और देहरादून के माहौल में वो फर्क भी मैं जानना चाहती थी कि वहाँ आपको क्या दिखता है जी। अच्छा, आपने जो पहली बात कही ना कि उत्तराखंड जैसा स्टेट जो कि आंदोलन की चेतना से निकला, लेकिन वहाँ जी। जो फिर कुछ हो रहा है। तो इस बीच हम इलेक्शन कवर करने के लिए घूम रहे थे उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में, तो यही सवाल हमारे जहन में भी था। और असल में इसकी तो ढेर सारी वजह हैं, कुछ बहुत पॉलिटिकल वजह हैं, जिनकी पड़ताल में जाना असल में वो अपने आप में एक विषय है जिस पर पूरी चर्चा हो सकती है कि बिल्कुल। आखिर उत्तराखंड उस तरह से क्यों नहीं बना। और हमने कई एक्सपर्ट से भी, हम लोगों ने इस पूरी अपनी कवरेज के दौरान कोई अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट से, अलग अलग फील्ड के लोगों से भी बातचीत की, तो जिसमें हमें कुछ चीज़ें हमारे मतलब हमारे तरह के ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें हमें भी समझ में आ रहा है कि असल में यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो अपने आप में मैंने जैसे कहा कि वो एक पूरी अलग से चर्चा का विषय ही है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें दो चीज़ें मुझे कहनी है कि बावजूद इसके कि हम लोगों को वैसा स्टेट नहीं मिला, लेकिन स्टेट बनने से ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी कुछ ना मिला। ये मेरा मानना है कि हमें अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मिला है हमें। अब सवाल ये कि उससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन उस इसके जो कुछ फायदे हैं वो अदरवाइज जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोगों के पास है, अगर ये विजनरी लोगों के हाथ में आ जाए तो इससे बहुत कुछ चीज़ें साकार हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि विजनरी लोगों के पास क्यों नहीं आ रहा है, इस सवाल से जूझना है। और ये सवाल से इस तरह से जूझना होगा कि अल्टीमेटली जब तक का आप ग्राउंड पर एक औसत इंसान की जो राजनीतिक चेतना है और जो उसकी पूरी सामाजिक चेतना, इसके लिए काम नहीं करेंगे, तो आपको अचानक से कहीं से एक बहुत ही औसत इंसान, एक बहुत विजनरी लीडर को वोट देता हुआ दिखाई देगा, ऐसा भी संभव नहीं है। ये दोनों प्रक्रियाएं होनी है, पहले ग्राउंड पे काम होना है, तब जाके वो वोट में कन्वर्ट होगा। विजनरी लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये इस तरह का कुछ इसका जवाब होने चाहिए मुझे लगता है। और दूसरी बात आपने आप जो जिक्र कर रही थी कि मैं जो देहरादून के माहौल का कर रही हूँ, जो आपको नजर आया, मैं वो जानना अच्छा, चाहती देहरादून और नैनीताल ये दोनों ही दुर्भाग्यशाली शहर हैं अभी के समय में, मुझे लगता है उत्तराखंड बनने के बाद। असल में देहरादून और नैनीताल इस देश ही नहीं, इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर थे उससे पहले। लेकिन एक तरफ जहाँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बना दी गई, तो उसने वहाँ जो अव्यवस्था फैलाई है, इतना ज़्यादा क्राउड, जो उस शहर की खूबसूरती को उस क्राउड ने, और जो बेशक जो राजधानी बनने के बाद ही आया, और जिस तरह का फिर वहाँ एक अनविजनरी तरीके से जो काम हुआ है। अभी हम एफआरआई की बिल्डिंग घूम रहे थे पिछले कुछ दिन पहले। एफआरआई की बिल्डिंग आप घूमिए तो आपको देहरादून शहर की खूबसूरती समझ में आएगी कि जिन लोगों ने उसे बसाया है और जिन लोगों ने उसकी खूबसूरती को बरकरार रख के उस शहर को बसाया था। राज्य बनने के बाद के सालों की आप नई इमारत एक भी एफआरआई की तरह नहीं दिखा सकते, दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो विजन ही नहीं। तो सिमिलरली आप वैसा शहर भी नहीं बसा सकते जैसा वो शहर था। और यही दुर्घटना हुई है नैनीताल के साथ भी। नैनीताल में आपने एक तरह से, क्योंकि राजधानी गढ़वाल के एक इलाके में बना दी थी, तो कॉम्पनसेट करने के लिए आपने कुमाऊं के एक शहर में आपने हाईकोर्ट ले आए आप, और उस हाईकोर्ट ने पूरे नैनीताल शहर की पर एक तरह से एक बोझ बढ़ा दिया है। और आज बहस चलने लगी है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से बाहर ले जाया जाए अगर इस फ्रेजाइल शहर को बचा कर रखा जाना है तो ये दोनों शहर तो मतलब दुर्भाग्य का शिकार हो गए हमारे राज्य में के बनने के बाद। राजधानी गैरसैंण बनने की मांग थी, उसको कभी उस पर बात नहीं हुई, या उस पर इस तरह से टालामटोल चलता रहा कि अभी तक भी हम एक स्थायी राजधानी अपने लिए नहीं चुन पाए हैं। और उसके बहाने बहुत सारे दिए जाते हैं, हम लोग ये नहीं बात कर पा रहे
कि पहाड़ के बारे में हमारे पास कोई परिकल्पना नहीं है। हम लोग हर बार डर जाते हैं कि पहाड़ में एम्स नहीं बन सकता, पहाड़ में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकता, क्योंकि या तो फ्रेजाइल है, या तो फिर अगर एम्स बन जाएगा तो डॉक्टर्स वहाँ नहीं जाएंगे, इस तरीके के सवाल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जो जिन भी हिस्सों में पहाड़ है, पहाड़ों में लोग बसना चाहते हैं, पहाड़ों के अपने किस्म के डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं। हम उस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ पाए, ये हमारे हिस्से का दुर्भाग्य है, मतलब उत्तराखंड बनने के बाद का। तो उत्तराखंड, तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सारी चर्चाएं असल में एक एक अलग अलग बहस मांगती है। आपने पर्यावरण और उसकी व्यवस्था के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो देहरादून शहर की बात की। मैं थोड़ा सा उसकी सोशल डायनामिज्म भी जानना चाह रही थी। जैसे जैसे किसी एरिया में होता है ना कि आपको प्रगतिशील उन्नत चेतना के कई लोग मिलते हैं, या युवाओं में एक सुगबुगाहट दिखती है कि वो नए मूल्यों के या वैज्ञानिक चेतना के साथ है। तो उस तरीके का जो देहरादून तो स्टेट कैपिटल है, देहरादून स्टेट कैपिटल है, वहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह के पॉलिटिकल और हर तरह के सामाजिक, हर तरह के लोग हैं। वैसे देहरादून शहर से मेरा बहुत ज्यादा तारुफ है नहीं असल नहीं में, रहा। बस यही मौका है कि मैं अभी ये 12 मासा की शुरुआत के बाद ही कुछ समय में बेसिकली उसका स्टूडियो सेटअप करना और ये सब के लिए उधर गया था। तो मैं देहरादून के बारे में बहुत अथॉरिटी से कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा उस शहर से बहुत ज्यादा, बस उसकी जो दुर्दशा हुई उससे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज बहुत ज्यादा उस शहर के बारे में मैं बोलूँ, इसका मेरे पास अनुभव ही नहीं। हाँ, सोशल डायनामिज्म, जो उसका जो चेतना की जो उन्नति की जो स्थिति है, उस दुर्दशा की मैं वो हूँ। अच्छा, आपका तो शहर है वो। हाँ, और आप बाकी चीजों की बात आप कर ही रहे हो कि जो प्रकृति, पर्यावरण और व्यवस्था में जो प्रॉब्लम आ रही है। तो रोहित जी, पहले मुझे ये बताइए, एक बार मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ आपसे ये पूछ के कि आप अभी अपने जाने का टाइम तो फिक्स करके नहीं आए ना, जैसे अभी आप इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। नहीं, आप कितना समय और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे? हाँ, मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने टाइम लिया हुआ है कहीं का, ये मैं बात नहीं, जान टाइम तो लेना नहीं लिया। चाहती हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, ठीक टाइम है। नहीं, मेरे पास टाइम है। हमारे पास टाइम है ना, तो मैं एक अनाउंसमेंट कर हाँ। लेना चाहती हूँ। एक तो मैं पहले रोहित जी का कविताएं, तो मेरे को अभी महेश पुनेठा जी के टिप्पणी से पता चली कि ये कविताएं भी लिखते हैं। बाकी सब मैंने इनकी फेसबुक वगैरह से जान लिया था, पेंटिंग इनकी देखी भी कई सारी, तो कई सारी चीजें मैंने इनकी देखी, तो जिससे पता चल गया था कि हम बहुत महत्वपूर्ण बातचीत आज सुनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कोई भी बात करो तो इन्हें उनकी दरारों में झांकना आता है। और अगर आप उस गैप्स को देख पा रहे हैं कि मीडिया में जा रहे हो, तो आप मीडिया के उसका क्रिटिसिज्म इनके अंदर पैदा होना शुरू हो गया है। तो अगर आप समानता की मूल्यों की तरह प्रतिबद्ध हो, तो वो लड़ाई में कहाँ पे अंतर्द्वंद हो सकती है, कहाँ दरारें हो सकती हैं, वो लगातार उस पर नजर है। और जो लगातार अपनी शान को धार देता नहीं रह सकता, जो ये मानता है कि भाई मैंने तो अचीव कर लिया, उसका तो इस रास्ते में मुझे नहीं लगता कि कोई भी गति हो सकती है, बल्कि वो समानता की लड़ाई को भोथरी बनाता है, गलत खराब करता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे युवा हैं उन्नत चेतना वाले। फिलहाल मैं इनकी थोड़ी सी भाषा की वानगी आपको दिखाना चाहती हूँ, उनके एक यात्रा वृतांत से, जो इन्होंने हिमाचल की यात्रा पे लिखा था। किससे ओढ़ी बैठी बगल की खाली सीट, किससे ओढ़े बैठी बगल की खाली सीट, इनका वो था शीर्षक। और उसी से मुझे ऑडियंस के लिए घोषणा भी करनी है छोटी सी, कि तो ये अपनी पत्नी के साथ, शालिनी जी अपनी हमसफर पत्नी, मैं बोलती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया, ये इसी को ये दरार कह रहे थे। मुझे पति पत्नी बोलना पसंद नहीं है, कम से कम विदुष बैटन में होते हुए तो मैं नहीं बोलती हूँ। इसी को ये दरारें कह रहे थे, आप कब बोल जाएंगे आपको पता नहीं चलता है। और इन्होंने लिखा भी शब्द हमसफर ही है, इन्होंने नहीं पत्नी लिखा था। खैर, इनकी हमसफर शालिनी जी और ये दोनों बैठे थे बस की सीट में, तीसरी खाली पड़ी थी। उसके लिए इन्होंने लिखा है कि यह खाली सीट ही इस सफर का सार बनी, यह खाली सीट ही इस सफर का सार बनी, यह सीट ही थी जिसे इतने समय से सार्वजनिक बसों में यात्रा न कर मैंने मिस किया। यह सीट एकदम अनोखे किस्सों, अद्भुत कहानियों और कीमती अनुभवों को खुद में समोए हुए थी। इसके पास रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से थे, कुछ बेहद आम और कुछ बेहद खास। यह बोधि वृक्ष की तर्ज पर बोधि सीट थी, जिसके किनारे बैठकर जिंदगी के कई दर्शन आपके लिए खुल जाते हैं। जितने लोग इस सीट के बहाने आपके हमसफर बनते चलते हैं,
आप उनके अपने अपने जीवनों, अपने अपने अनुभवों से ऐसी कई दुनियाओं से वाकिफ होते रहते हैं जिनसे आप एकदम अनभिज्ञ थे। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे भी शो में एक तीसरी सीट खाली है और यहाँ पे मुझे रोहित जी की बहनें दिख रही हैं, उनके गुरु दिख रहे हैं, उनके बहुत सारे चाहने वाले दिख रहे हैं, उनसे भी। और जो लोग एकदम और मतलब ऐसे ही रोहित जी को पहली बार सुन रहे हैं, उनमें से कोई 2-3 लोग अगर ऑन स्क्रीन आके इनसे कुछ पूछना या इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अगर मैसेज लिखेंगे तो हम आपको नंबर दे देंगे कि कहाँ से आप लिंक ले सकते हैं और थोड़ी देर के लिए हमसे जुड़ेंगे। तो जैसे उनकी बहन उनके बारे में बोल सकती हैं या कोई भी, उनको तो पूछना ना होगा कोई, लेकिन वो कुछ घर के परिवेश से उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि 2-2, 3-3 मिनट के छोटे इंटरवेंशन आप ऑन स्क्रीन आके देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तीसरी सीट है, और जो इस तीसरी सीट का जानता है ना कि तीसरी सीट को बोधि सीट बोल दिया, ये मुझे लगता है कि जो पूरा इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो हमारा पूरा मध्य वर्ग इस समय बौद्धिक वर्ग है, वो ये तीसरी सीट नहीं छोड़ रहा है। उसको लगता है कि वो एसी के बंद कमरों में बैठ के सारी चीजें कर सकता है। और वो यहाँ पे घोषणा करते हैं कि जो नए नए बुद्धिजीवी हैं शहरों के, उनको लगता है कि महानगरों से पितृसत्ता और जातिवाद खत्म हो चुका है। उनको मतलब एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम समाज में है कि जहां पितृसत्ता से जो सफर कर रहा है, जो जातिवाद से सफर कर रहा है, जो सांप्रदायिक विद्वेष से सफर कर रहा है, आप वहां तक पहुंचे बिना ये घोषणा करते हो कि उनकी स्थिति क्या है ना। तो ये बहुत सारी चीजों के सैंपल के तौर पे भी मैं इस तीसरी सीट को देख रही थी, पर फिलहाल यहाँ पे तो सिर्फ इतना है कि आप इनके बारे में आके बोलें। तो तीसरी सीट एक खाली है हमारे शो में। तो रोहित जी, मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी कि जो आप ये चला रहे हैं नौकरी, तो शायद आप स्वतंत्र पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन आप नौकरी तो छोड़ पाएंगे ना जी? महेश जी, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ। तो जो नौकरी तो शायद आप इस समय नहीं कर रहे हैं, बंधी बंधाई वेतन वाली कोई। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई सपोर्टिंग बॉडी कोई है, या आप फंड कैसे रेज करते हैं, या कहाँ से आपको इस चीज के लिए सहयोग मिलता है? असल में हम लोगों का जो मॉडल है, इनिशियली तो हम कुछ दोस्तों की ही इसमें फंडिंग है, हम लोगों ने ही इसमें फंडिंग की है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन बाद का मॉडल इसका एक तरह से पूरी तरह से पीपल फंडेड एक मीडिया हाउस बनाना है, जिसमें हम हमारे वीडियोस हमने पहले अपनी तरफ से एक तरह से काम करके दिखाया है कि हम इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। और अब उसके बाद जो लोग हमारे काम को लेकर अगर जिनको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, उत्तराखंड में इस तरह से वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का काम होना चाहिए, एक तरह की आर्काइविंग का काम होना चाहिए, तो हम उनसे अपील कर रहे हैं कि वो हमें मदद करें। तो वो बहुत मासिक तौर पर बहुत बुनियादी मदद हो सकती है, 100 रुपये की, 50 रुपये की, या जिसकी जितनी इच्छा है। तो इस तरह से हम एक मंथली सब्सक्रिप्शन हमारे वेबसाइट, हमारे वीडियोस के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल या हमारी वेबसाइट का लिया जा सकता है। और हमारा यही मॉडल है कि हम इस तरह से एक्सप्लोर करते हुए अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको लोगों की मदद से हम पूरा कर पाएंगे। ये एक तरह से उसी तरह की बात है कि जिस तरह पहले मैगजीन्स निकला करती थी, तो लोग जो उनको चाहने वाले लोग थे उनकी सदस्यताएं लिया करते थे और उनको मासिक तौर पर मैगजीन्स आती थी। ये सिमिलर ही चीज़ है कि हम लोग क्योंकि वीडियो फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, तो हम इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम मदद जो है दूसरे जो बाजार के का जो पूरा जो विज्ञापन का पूरा जो गेम है, एक बड़ा गेम है, उससे बियॉन्ड जाके हम पीपल फंडेड एक मीडिया हाउस बनाने की तरफ है। तो सब्सक्रिप्शन का जो हमारा पूरा आइडिया है कि लोगों को अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है और वो चाहते हैं कि इस तरह का काम बरकरार रहे और सोसाइटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसमें खुद से मदद करें। और अगर हमें हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं, छोटी छोटी, और हमारे अपने स्ट्रक्चर्स में हमारे अपने खर्चे निकल जाए, इतनी हमारी अपेक्षा है, तो वो हमें उम्मीद है कि क्योंकि इंडिया में भी और यूरोप में भी इस तरह के प्रयोगों को काफ़ी मदद की है लोगों ने। हमारे देश में न्यूज़ लॉन्ड्री जैसा ऑर्गेनाइजेशन इससे चल रहा है, या वायर भी कुछ हद तक इससे चल रहा है, या इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं और जिनको मदद लोगों की तरफ से मिल रही है, जो उसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। हम लोगों की उम्मीद जो है उत्तराखंड के उस डायस्पोरा से भी है, जो कि बाहर रहता है, जो उत्तराखंड से बाहर रहता है या इस देश से बाहर रहता है, और जिसको लगता है कि इस तरह का काम उत्तराखंड में होना चाहिए। तो अगर उनको ये हमारा इम्पोर्टेंट काम लगता है तो वो हमें मदद ज़रूर करें। तो ये हमारी अपील है, और हम देख रहे हैं अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो हम और भी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे।
तो ये इस तरह के एक मॉडल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा महेश जी, अगर मैं देखती हूँ एक दो नाम अगर और आते हैं तो फिर एक साथ जोड़ते हैं, नहीं तो थोड़ी सी और चर्चा बढ़ा के फिर आपको भी शामिल करते हैं। महेश जी हवा पड़ने वाले हैं आपके लिए। तो अच्छा। मैं ये पूछना चाहती थी आपसे एक बात कि ये पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने पिछला साल जो बनाया था पूरा मार्च का महीना सुबह शाम लगातार, हम उसमें पुरुष रचनाकार, पुरुष संपादक, आलोचक, प्रकाशक सब आए थे, लेखक मतलब कवि, और वो चल रहा था बसंत की आहट नाम से, जिसमें ये था कि पुरुष रचनाकारों की स्त्री संवेदी रचनाओं का पाठ, या अगर आलोचना प्रकाशन जो जगत में जेंडर जो उनकी जेंडर ऑडिटिंग करें तो महिलाओं की स्थिति इतनी बुरी मिलेगी तो क्यों कम है, इस सब पे चर्चा हमने की थी। तो इस बार हमने वो नहीं किया, लेकिन हमने बसंत की आहट की एक ही प्रोग्राम किया इस समय। तो हम बसंत की आहट की स्पिरिट में इसलिए हम एक्सक्लूसिवली इस बार पुरुष किंग्स युगी का गेस्ट ढूंढ रहे थे, तो उसी स्पिरिट में। और 8 मार्च के दिन यही हमने किया भी था कि बहुत सारे पुरुष लेखकों को बुला के बस एक ही प्रोग्राम किया था। उसमें उनसे पूछा था कि आपके पैट्रियार्की के बारे में नहीं, डायरेक्ट आपको पुरुष होने के नाते क्या प्रिविलेज मिली है, आप अपने पर्सनल अनुभव से बताइए। तो आज अभी हम मार्च वाली इसी स्पिरिट में, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुरुष होने के नाते आपको क्या प्रिविलेजेस मिली, मतलब क्या है जो, जैसे हमें लगता है ना कि अगर हम सांप सीढ़ी का गेम खेलें तो वो कुछ ऐसा लगता है दुनिया में कि पुरुष होगा तो सीढ़ियां ज्यादा आएंगी, सांप कम काटेंगे, स्त्रियां होंगी तो सांप काट ही देता है, 99 तक तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकते, फिर ग्लास सीलिंग वगैरह कुछ हो जाएगी, आप फिर 0 पे आ जाओगे। तो खैर, तो वो जो, पर ये मैं थ्योरी में नहीं सुनना चाह रही, आपके एकदम निजी अनुभव के आधार पे आप थोड़ा सा इस पे बताइएगा। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा परिवेश एक कस्बाई परिवेश रहा, जो कि कस्बे गांव ही है, और गांव अपने आप में इंस्टीट्यूशन के बतौर पैट्रियार्की को तो ढोते ही हैं, मतलब उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। तो आपके प्रिविलेजेस तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं कि आप एक घर में अगर एक पुरुष की तरह पैदा हो रहे तो आपके प्रिविलेजेस तो वहीं से पैदा शुरू हो गए। मतलब एक 3 बहनों का एक भाई होना अपने आप में एक प्रिविलेज है। आप हर तरह से प्रिविलेज लेते आए हैं बचपन से, जब तक कि आपको एक तरह से ऐसे लोगों का दायरा ना मिला कि जिन लोगों ने इस बात को थोड़ा समझाने की मतलब हमें मतलब एक तरह से एक चेतना दी कि हम इन बातों को समझ पाते। लेकिन समझ लेने भर से चीज़ें आपके मतलब आप अपने प्रिविलेजेस छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको क्योंकि जिस तरह के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं तो वो तो आपके साथ है ही, आपके साथ नथी है। हाँ, ये ज़रूर है, आप उस ओर जब आपके अंदर एक ऐसी चेतना आ जाती है तो आप कोशिश करने लगते हैं कि आप इससे किस तरह से बचें। तो मुझे लगता है कि इन प्रिविलेजेस के बारे में मुझसे ज़्यादा अगर मेरे बहुत इनिशियल लाइफ के दौर के मेरी बहनों से पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा बता पाएंगी, और वो हर जगह महसूस कर रही होंगी इस बात को। आप बताइए कौन बहन आ सकती है? लता जोशी जी ने तो ये बता दिया, सोचा था पूछने की, लता जोशी जी ने तो ये बता दिया, कोई बहन आ सकती हो तो बताए। खैर, बात जारी भी रखिए। वो मेरी बहन लिख रही है कि मैं माफ़ी चाहूंगी क्योंकि जूनियरली उनकी मेरी बहन की बेटी है, वो बात नहीं करने देगी क्योंकि वो छोटी बच्ची है और काफी परेशान। बहनें भी बता सकती है, मदर भी बता सकती है, शालिनी भी बता सकती है थोड़ा बहुत। दूसरी जो प्रिविलेजेस की बात है कि मतलब जो आप इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है अभी। अच्छा, मेरी दोस्त है राहुल, जो हमारे इस 12 मासा प्रोजेक्ट में भी हमारे दोस्त हैं, मतलब हम लोग साथ मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी वाइफ है भूमिका। तो भूमिका ने पिछले दिनों एक जिक्र किया किस्सा जो कि हमारी स्मृतियों में भी नहीं हो सकता, कि उन्होंने अपने बताया कि हम लोग कहीं एक जगह साथ में घूम रहे थे, तो हम मेरे ख्याल से मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे या इवनिंग वॉक के लिए गए थे वो लोग, दोनों लोग। और उन्होंने बताया कि तो राहुल को कुछ खेलना था और मुझे घर वापस लौटना था, तो राहुल अपना कुछ या उन्हें कुछ वर्कआउट करना था या इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि मुझे घर जाना था, लेकिन रास्ते में एक ऐसा पैच पड़ना था जो कि अंधेरा था। तो मैंने उन्हें कहा मैंने राहुल को कहा कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी अकेले, अंधेरा पैच है। तो लेकिन राहुल को वो ये बता रही थी कि राहुल को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि पास ही था, थोड़ा सा ही तो पैच है। तो राहुल को समझ नहीं आया कि वो वहाँ से अकेले नहीं गुजर सकती पाएंगी। तो फिर उन लोगों ने जब समझा एक दूसरे को, जो राहुल ने बाद में रियलाइज किया कि अच्छा ये एक वजह है, ये चीज़ जो है वो एक पुरुष के दिमाग में भी नहीं आएगी कि अगर एक ऐसा अकेले जाने वाली कोई जगह है तो उसको कोई सोचना नहीं पड़ेगा उसको कि अच्छा ये यहाँ कोई खतरा हो सकता है, या इस तरह की जो छोटे छोटे प्रिविलेजेस हैं जो आम जिंदगी में आपके रोजमर्रा की जिंदगी में
मुझे कभी नहीं सोचना पड़ता। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रात में ट्रैवल करता हूँ, मुझे कभी सोचनी इस तरह की सिक्योरिटी इशू कंसर्न मेरे दिमाग में नहीं आते। मैं चलता हूँ और पहुँच जाता हूँ। लेकिन मैं बस बाद में मैं मोटरसाइकिल में काफ़ी चलता रहा हूँ रात रात में, लेकिन मैं नहीं कल्पना नहीं कर पाता कि मेरी बहनें वैसे चल पाएंगी। तो वो हमारी ज़िंदगी में हर तरफ, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी जब है तो वो जो प्रिविलेजेस हैं वो इतने अंतर्निहित हैं कि आप उनको कई बार एक्सप्लेन भी नहीं कर। मैंने पहले भी मैंने ये बात कही कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें भी नहीं आती जो कि हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, और हमें नहीं लगता, हम उसको जज नहीं कर पाते कि अच्छा ये तो हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा ही प्रिविलेज है। तो ये तो सारी मतलब अगर आप पुरुष हैं तो ऑब्वियसली आप पुरुष हैं। आप अगर कास्ट में हायर मतलब अगर ऊंची कास्ट में हैं, सो कॉल्ड ऊंची कास्ट में अगर आप हैं तो आपके पास प्रिविलेजेस हैं। उसी तरह से आपके पास प्रिविलेजेस तब भी हैं जब आप किसी इस तरह से पुनीता जी आ गए हैं। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप बात हाँ तो मैं ये रोहित जी बात मैं ये कर कह रहा लीजिए। हूँ वो प्रिविलेजेस हमारे साथ नत्थी हैं जब तक कि ये सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में वो व्यवहार है जो कि वो उसके कल्चर का हिस्सा है। जब तक वो जिंदा है तब तक का प्रिविलेजेस जिंदा है, और जिनको हम कई तरह से उसके लाभ हमें मिलते रहते हैं, चाहे अनचाहे। जी नमस्कार महेश पुनेथा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो महेश जी पहले इनका क्या हो गया अचानक। हाँ महेश जी, जब तक आप इनके बारे में कविता पढ़ने आए हैं, लेकिन बसंत की हार नाम भी इन्होंने दिया था कार्यक्रम का, तो एक प्रिविलेजेस वाले सवाल का अभी मैं आपसे भी पूछ लूं ताकि थोड़ा सा बसंत की आहट फिर से जिंदा हो जाएगी जरा सी, और उसके बाद फिर आप कविता पढ़िएगा रोहित जी के लिए, है ना। एक बार ये क्वेश्चन मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आपका कोई निजी अनुभव जहां आपको लगता हो कि आपको पुरुष होने की प्रिविलेज मिली, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाते। जी मुझे तो लगता है कि ये पग पग पर है। यदि मैं आज कुछ लिख पढ़ पा रहा हूँ जी अपनी नौकरी के साथ, अपने घर परिवार के साथ, तो ये पुरुष होने के ही चलते हो पा रहा है। क्योंकि यही काम मेरी पत्नी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको पूरा परिवार देखना है, चलाना है। जब मैं उनको देखता हूँ घर के काम करते हुए और जितना समय उनका व्यतीत होता है पूरे दिन में, तो मुझे लगता है उनके अंदर भी पढ़ने का शौक है। लेकिन सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है कि परिवार के काम ही पूरे नहीं होते हैं, घर के काम ही पूरे नहीं होते हैं, और मैं बड़े आराम से स्कूल अपनी नौकरी करते हुए भी घर लौटकर पढ़ने लिखने का काम आराम से कर पाता हूँ। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि हमें फायदा है। और तमाम और महिलाओं को भी मैं इस रूप में देखता हूँ, वो चाहती हैं पढ़ना लिखना, कुछ नया करना, लेकिन परिवार की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है उसके चलते वो नहीं कर पाती है। तो इससे बड़ा क्या प्रिविलेज हो सकता है। तो ये आज यदि मैं यहाँ पर आया भी हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं है। मेरी पत्नी इस तरह से एक कॉल पर नहीं आ सकती है यहाँ पर। आपने बुलाया और मैं आ गया, क्योंकि मैं बैठा हूँ इसके स्क्रीन के सामने, और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो स्क्रीन के सामने बैठ पाए। कभी रसोई देख रहे हैं तो अभी कहीं दूध लेने चली गई हैं, अभी जबकि रोहित को वो भी सुन रही थी, लेकिन उनको तत्काल याद आया कि अरे मुझे तो दूध लाना है। तो इस तरह के तमाम, यदि हम बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक की स्थिति देखें तो जगह जगह है। जी जी रोहित जी, कंचन रॉय ये बैंक मैनेजर हैं गुजरात से, इन्होंने पूछ रही हैं कि क्या रियली प्रिविलेज हमारे कल्चर का हिस्सा है और इसको कल्चर कहा जा सकता है। और इनके प्रश्न के साथ में एक चीज अपनी भी जोड़, पहले आप इसका बता दें। जी देखिए, कल्चर जो मेरी समझ है कल्चर के बारे में, कल्चर जो हम जी रहे हैं उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। कल्चर कोई मंच में मतलब कल्चर डांस परफॉर्मेंसेस कल्चर नहीं है, बल्कि कल्चर तो जो मेरा पूरा लाइफस्टाइल है, उसमें जितने लोग हैं उनका जो व्यवहार है, हमारे जिस तरह के भी व्यवहार आते हैं, चाहे फिर वो खान पान के हों, चाहे वो रहन सहन के हों, चाहे हमारे आदतों के हों, या फिर पूरी एक समाज की आदतों के हों, यही तो कल्चर है। और अगर यही कल्चर है तो फिर तो ये इसका हिस्सा है ना, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब मेरी समझ में तो कोई दो राय नहीं है कि जो पुरुष सत्ता जो है, पुरुष सत्तात्मकता हमारे समाज का कल्चर, वो कल्चर से इतर कुछ नहीं है मेरी समझ में। वो कल्चर को ही पलटे जाने की ज़रूरत है और एक नए कल्चर की तरफ ही शिफ्ट किए जाने की ज़रूरत है, जहाँ फिर हम एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी के बारे में
बात कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कल्चर से बियॉन्ड कोई चीज़ है, दूसरी चीज़ ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। मैं आपसे रोहित जी एक बात ये आखिरी क्वेश्चन पूछ के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपने नौकरी छोड़ के ये अपना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश में आप हैं, ये आप करते हैं अगर आप धीमन होते तो? वैसे मैं ऐसा कह के कि मैं नहीं करता, मैं किसी भी ऐसी एंथुजियास्ट किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी कई महिलाएं हैं जो करती हैं। मैं अगर ऐसा कह दूं कि नहीं मैं नहीं कर पाता तो ये उनका अपमान होगा, इसलिए ये तो मैं नहीं कहने वाला कि मैं नहीं करता। ये असल में कई बार पर्सन टू पर्सन और आपकी जिंदगी में आपने जो अपने अपने जीवन के लिए जो चुनाव किए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है उस पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि किसी महिला ने ये तय किया कि नहीं उसे ये नहीं करना, और कई महिलाएं, मतलब इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए किसी को कि कई कई करिश्माई काम महिलाओं ने किए हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में। तो इसका जवाब असल में मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में कोई इनकरेक्ट जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये हर स्थिति में किया जा सकता है और हर लोग कर रहे हैं, मतलब महिलाएं भी कर रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनको और ज्यादा जूझना पड़ेगा, ये बात एक एडिशनली ये बात कही जा सकती है। जी, तो हम पहले कविता महेश जी की कविता कविता आपसे पहले सुन लें, या नहीं तो मैं उम्मीद की निर्भयाएं पे बात करने जा रही हूँ थोड़ी देर। बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि वो किताब आपने की पढ़ी। हाँ, तो हम इस पे बात कर लेते हैं। रोहित जी, आपके तो जवाब बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसे कुछ युवा भी हमारे साथ होना तो सचमुच बदलाव आ सकता है। इतनी सेंसिटिविटी घर पे बैठ के पढ़ने वालों में तो नहीं मिलती एकदम। उनके लिए तो ये जो बातें हैं ना, ये जो थ्योरी है पितृसत्ता की और ये समानता की बातें, मुझे लगता है कि वो जैसे हम लोग किसी मंदिर में प्रवेश करते हुए जैसे जूते चप्पल या कोट बाहर उतार देते हैं ना, वो वैसे वो थॉट उतार के फिर घर के अंदर एंटर करते हैं। तो ज्यादातर लोग हमें ऐसे मिलते हैं, लेकिन आप जानते हो, और आप मेरे को लगता है कि जो आपका मेन, रोहित जोशी जी पे भी बात कर रही हूँ और मैं सबसे भी कहना चाहती हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हम उस कान में रहते हैं, उस आवाज में रहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोहित जोशी कहाँ रहते हैं, तो रोहित जोशी उस दरार में ज्यादा रहते हैं जो सिद्धांत को आचरण में बदलेगी, और उस बदलने के बीच की जो दरार होती है हमेशा, तो छोटी सी छोटी भी बात करते हैं तो पूरे टाइम इनकी नजर एक उस दरार में है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पुरुषों में कम होता है ऐसा। वो एक 5000 साल का आत्मविश्वास का संवेग है ना, गौरव यात्रा का संवेग, तो वो उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बनाता है, तो उनको थोड़ा करते ही लग जाता है कि हमने अचीव कर लिया इसको। तो ये आप समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। कम लोग मिलते हैं मुझे ऐसे। तो मैं थोड़ी सी बात करनी है। 3 बहनें हैं ना आपकी, उसका भी प्रभाव पड़ा होगा। एक भाई, आप कौन से नंबर के हैं? मेरी दीदी है एक, और उसके अलावा मेरी 2 छोटी बहनें। हिमांशी जोशी लिख रही है, हैविंग अ ब्रदर लाइक हिम ब्लेसिंग फॉर अस। रोहित की तरफ से कभी भी ये हमें फील नहीं हुआ कि वो हम 3 बहनों का अकेला भाई है। आपके एक और भाई है ना? नहीं, हम 3 बहनें हैं मेरी, और मैं अकेला भाई हूँ। तो ये मेरी दीदी लिख रही हैं, जिन है ये अभी ये रह रही हैं म्यांमार बॉर्डर में, एक जगह पड़ती है डुमडुमा। तो कुछ समय पहले ये शिलोंग में रहते थे और अभी ये वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ से ये मेरी दीदी हैं जिन्होंने ये लिखा। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि वो कल्चर आपके घर में अगर रहा है तो। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक किताब आपने संपादित की, उम्मीद की निर्भयाएं, तो उस किताब के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अच्छा, वो किताब जो है वो 2012 में जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था, और उसके बाद जो एक तरह से एक उबाल आया था पूरे समाज में, और बहुत सारी आवाज़ें हैं उस समय में, जो रेप जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एक तरह से अलग अलग एंगल से जैसे समाज देख रहा था। हर तरह के विचारों का उबाल था, हर तरह की प्रतिक्रियाएं थी, हर तरह की अभिव्यक्तियां थी उसके बारे में, और जो जिसकी समझ थी और जिस वजह से जो आवेग में था वो उस भाषा को बोल रहा था। तो उस वक्त में मैं जो मेरा जो है नए वेबसाइट, नई मीडिया हाउसेस खड़ा करने का मेरा फितूर बहुत पुराना है। उस वक्त में प्रैक्सिस नाम से, पत्रकार प्रैक्सिस नाम से एक मैं वेबसाइट चलाया करता था, और वो मेरे जर्नलिज्म का शुरुआती काम है वो। तो उस वक्त में हम बहुत गंभीर चर्चाएं उस वेबसाइट में करते थे। तो हमने बहुत सारे सिलसिलेवार, ये जो मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग तरह के विचार, अलग तरह के आवेग और अलग अलग तरह की जो बातें आ रही थी,
हम उनको थोड़ा सा समझना चाह रहे थे असल में, कि जो एक बहुत रैशनल जो माइंड हो सकता है, या पूरे रेप के इर्द गिर्द जो पूरी दुनिया भर की बहसें हैं, उनको समझने की कोशिश करें। और जो उसमें से जो बहुत ही वेग जो कुछ नारे भी लग रहे थे, तो उन नारों को भी की भी पड़ताल करें, और जो जो बहुत रैशनल बातें थी उनको हम कलेक्टिव तरीके से लेकर आए। तो हमने सिलसिलेवार कुछ आर्टिकल्स छापे थे, मेरे ख्याल से 19 आर्टिकल्स उस वक्त में हमने उस सिलसिले में छापे थे। 19, 20, 25 छापे थे, लेकिन 19 ऐसे आर्टिकल्स थे हमें जो लगा कि ये बहुत शानदार आर्टिकल्स थे, अलग अलग राइटर्स ने लिखे थे। और उसमें बहुत ही मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं ही इतने थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें लिख रही हो, बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत रैशनल माइंडसेट के जो पुरुष थे। वो उनका शायद कोई स्क्रीन में कुछ हो गया होगा, हम उनका वेट करते रहे। मैं इस बात को खत्म होते हम वैसे भी कविता पढ़ने वाले थे, तो हम पढ़ ही लेते हैं अभी, है ना? जी 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 महेश जी, जी महेश जी, आपका स्वागत है कविता पढ़ने के लिए उन पे। जी जी। उससे पहले मैं कुछ बातें रोहित के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो तो आपने बता ही दिया है। वो चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, पेंटिंग के क्षेत्र में हो, या फिर घुमक्कड़ी के क्षेत्र में, लेकिन जो कुछ पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, जो मुझे हमेशा से बहुत प्रभावित करते रहे। क्योंकि मैंने रोहित को बहुत बचपन से बढ़ते हुए देखा है। वो शायद 7वीं या 8वीं में बढ़ते रहे होंगे, तब से मैं देख रहा हूँ रोहित को, और उनका विकास एक तरह से मेरे सामने हुआ है। तो बचपन से ही एक आदत रोहित के अंदर रही है कि जो बात कहनी है, रोहित के मन में जो बात बैठ गई कि ये मुझे बोलना है, तो कभी रोहित ने यह नहीं सोचा कि इसके क्या परिणाम होंगे। बस कह डाली वो बात, चाहे वो उससे सामने वाला बुरा माने या उसको बुरा लगे, उसके परिणाम बाद में रोहित के लिए नकारात्मक हो, लेकिन रोहित ने कहा। और अच्छी बात यह है कि ये केवल बचपन या वो किशोरावस्था या एक युवा तक ही सीमित नहीं, बल्कि अभी भी मैं इस बात को लगातार नोट करता हूं, और अपने मित्रों से भी इसका जिक्र करता हूं कि भाई रोहित भले ही वो उसमें गलत हो सकते हैं, इसकी कोई परवाह उनको नहीं रहती है, लेकिन जो उनको कहना होता है वो कह देते हैं। भले ही उनको बाद में परिणाम भुगतने पड़े, या उनकी आइडियोलॉजी पर प्रश्न खड़ा हो, या दूसरी तमाम बातों पर, लेकिन उनको कहना होता है वो कहते हैं। और ऐसे ही एक बार एक यात्रा में हम लोग गए थे, पैदल यात्रा, गंगोलीहाट से लगभग 50 किलोमीटर लगभग पैदल होगा, 2 दिन की यात्रा थी। अब उस यात्रा में पहली रात जहां हमने पड़ाव किया, और वहां पर ये तय हुआ कि भाई कल सुबह जो है हम लोग 7 बजे मिलेंगे, और मैं उस यात्रा का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था, मैंने ही वो पहल की थी। तो किसी कारणवश हम एक परिवार में रुके थे, और वहां वो चाय पानी के चलते हमें कुछ विलंब हो गया। तो वहां पहुंचते ही जब हम मिले, जिस स्थान पर रोहित और अन्य साथी रुके थे, तो रोहित ने सीधे प्रश्न दाग दिया मेरे ऊपर कि भाई आप तो कह रहे थे 7 बजे जाएंगे, और अभी इतना बज गया और आप अभी आ रहे हैं। जबकि उसमें रोहित बहुत छोटे थे, बहुत, और लेकिन उनको इस बात की कोई इनकी भाई मैं उससे क्या मुझे लगेगा क्या नहीं लगेगा, और मेरे कारणों को उन्होंने जाना नहीं, लेकिन कहा। उनको लगा कि ये बात कही जानी चाहिए, उनको देर लगी तो उन्होंने बोला। और इसी तरह के और तमाम मौके आए, और अपने मित्रों के साथ भी वो, जैसे मोहन के साथ उनका काफी बहस चलती रहती है, और उसमें असहमतियां भी हैं, लेकिन कभी वो मोहन से अपनी असहमतियों को भी नहीं छुपाते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं है तो नहीं, असहमतियां भी व्यक्त करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत बार ये चीजें सोचते हैं कि चलो सामने वाला मेरा मित्र है, और मैं इससे यदि उसकी आलोचना कर दूंगा या कोई बात कह दूंगा वो नाराज हो जाएगा, एक मित्रता, तो इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो ये बात मुझे बहुत ही भाती है। और ज्यादा उनके व्यक्तित्व में क्या कुछ है, ये हवा कविता आपको बता देगी।
इसमें जी हवा की बेटा। जगह यदि आप रोहित जोशी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनका पूरा व्यक्तित्व आपके सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं जी आप ये भी समझ सकते हैं कि ये उस दौर, आज से लगभग 15 साल पूर्व लिखी हुई कविता होगी। और जो जी पूरा उनका तौर तरीका है रोहित का, उस जी सब से पैदा हुई कविता है। तो यह है, हवा का कोई घर नहीं होता, हर घर हवा का होता है। हवा का कोई घर नहीं होता, हर घर हवा का होता है। बंद घरों में हवा का दम घुटता है, पर्दे हवा को पसंद नहीं। हवा जी को हवा होना ही हर्षाता है, हवा को हवा होना ही हर्षाता है। कोई बाधा भी कहां रोक पाती है हवा को। हवा का कौन अपना कौन पराया, हवा का कौन अपना कौन पराया, उसे तो बस बहना आता है। बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गई तो मैं फिर से दो नहीं तीन नहीं लाइन। नहीं, मेरे को मुझे सब कुछ सुनाई पड़ रहा है। अच्छा मैं ठीक है, ठीक है, मैं तो ठीक। मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं स्क्रीन में वो रोहित की फोटो लाने की कोशिश में हटी, मतलब आपको नहीं दिखी जी थी, जी वहीं जी थी जी मैं। जी। चलिए, हवा का कोई घर नहीं होता, हवा हर घर हवा का होता है। बंद घरों में हवा का दम घुटता है, पर्दे हवा को पसंद नहीं। हवा को हवा होना ही हर्षाता है, कोई बाधा भी कहां रोक पाती है हवा को। हवा का कौन अपना कौन पराया, उसे तो बस बहना आता है। फितरत नहीं ठहरना उसकी, ठहरे जल से मिलती है जब, तरंग पैदा कर देती है वहां। ठहरे जल से मिलती है जब, तरंग पैदा कर देती है वहां। रेत पर कोई सुंदर चित्र, कठोर चट्टान को भी बना देती है कैनवास अपना। एक कुशल चित्रकार है हवा, गुलशन में रंगोबू से मिलकर सुंदर सुंदर कविता रचती है हवा। हर मौसम को अपने रंग से रंग, फिर उसका नाम पाकर बहती है हवा। हर मौसम को अपने रंग से रंग, फिर उसका नाम पाकर बहती है हवा। हवा 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 है, हर जिगर में बसती है हवा। हवा साम्यवादी है, हवा साम्यवादी है। गुनगुनाती है, गाती शोर मचाती है हवा। बियाबानों से गुजरते अपनी मस्ती में ही आगे बढ़ती जाती है हवा। कब रोके रुकी है हवा, पहाड़ों से मैदानों तक, समुद्रों से रेगिस्तान तक बहना चाहती है हवा। हवा को हवा ही रहने दो, बस उसे यूं ही बहने दो। हवा को हवा ही रहने दो, बस उसे यूं ही बहने दो। ये कविता है रोहित जोशी के लिए। बहुत बढ़िया तो ऐसा व्यक्तित्व है रोहित जोशी का। जी। अरे सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैं आपको सुन नहीं पाया। वो आप चलिए, बाद अब में बाद में सुन सुन लेना। वो तो आप चलिए बाद में ठीक है सर, सुन मैं लीजिए, है ना। एक तो हाँ हवा कविता सुनाई उन्होंने, और ये कहते हुए सुनाई कि हवा की जगह रोहित जोशी भी लिख दे तो चलेगा। और अच्छा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, तो पहले आपके आते ही हम युवाओं के लिए संदेश पूछ लेते हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बहुत भारी शब्द, मतलब भारी बात है असल में। युवाओं के लिए संदेश तो तो कंधे मजबूत मतलब करो अपने। मैं असल में संदेश देने की स्थिति में हूँ नहीं। तो मैं उनको क्या ही उनको संदेश दूंगा। उनको कोई लेकिन दोस्ती भरी बात कह दो, दोस्ताने में कह दीजिए। हाँ हाँ, ये हो सकता है, हाँ दोस्ती भरी बात तो ज्यादा है। मुझे युवाओं को, यानी कि जिनको अ, शायद फिर हेलो। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ अब आ गया ना, हाँ थोड़ा सा कनेक्शन का इशू कुछ है। तो मैं ये कह रहा था कि जो युवाओं को से अगर कुछ बात मुझे मैंने इसीलिए आपकी कविता पे धन्यवाद कहे बिना सीधे उनको मैसेज पूछा, क्योंकि मेरे को डाउट था कि फिर से इनका नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो हम जी उनसे जी जी। कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लें, तो हम कंक्लूड कर सकें ताकि, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका प्रॉब्लम आ गया है। तो तब तक हम, या तो नहीं, मैं कुछ बोल, हाँ जी जी आप बोलिए। हाँ, हाँ मैं यहाँ पर हाँ रोहित हाँ की ओर से कुछ कहना चाहूंगा।
जी बोलिए। जो उनका हाँ। व्यक्तित्व कहता है, तो मुझे लगता है कि वो उनका व्यक्तित्व ये कहता है कि भाई आप अपनी अपनी आंख और कान हमेशा खुले रखो और किसी बात को अंतिम सत्य की तरह मत स्वीकारो। उन्होंने यही किया। अभी तक जो मैंने देखा है, वो लगातार जिस तरह से बहस करते हैं, कभी किसी बात को अंतिम रूप से नहीं लेते हैं। और खुद उन्होंने अपनी जो समझ बनाई, वो लगातार बहस से, लगातार अध्ययन से, शुरू से ही अध्ययनशील रहे रोहित। ये उनकी आदतों में अभी भी शामिल है। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं या उनसे उम्र में अधिक हूं, अनुभव में अधिक हूं और मैं कुछ बात कह दूं। रोहित को यदि वो जमती नहीं है, जचती नहीं है, तो वो उसको वहीं पर उस पर बहस में आ जाएंगे और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो और अपनी ये बात शायद वो युवाओं के लिए भी कहना चाहेंगे। निश्चित रूप से ऐसा ही हर युवा को होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, वो जो आज के बोलेंगे। युवाओं में बहुत। जी, हाँ, वो बताएंगे मैं संदेश। तो आपसे तो मैं ये जान जी, लूं कि जब ये अपने किसी विरोधी मत वाले से मिलते हैं तो ये उसकी बात ध्यान से सुनते हैं कि नहीं, आपसे तो मैं ये पूछूंगी। बिल्कुल। रोहित। पूरी तरह हाँ। से पूरे सम्मान के साथ बात सुनते हैं और उसी संजीदगी से अपनी बात को कहते भी हैं, बिना किसी लिहाज के। ये बड़ी बात है। हम लोग तो बहुत बार लिहाज कर देते हैं और सुन लेते हैं, चलो यार सयाना आदमी है, छोड़ो क्या बहस करनी है। लेकिन रोहित लिहाज नहीं करते हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन अब वो सुनने के बाद चुप हो जाएंगे। ये उनके व्यक्तित्व में मैंने नहीं देखा, ये मैं कह सकता जी। जी रोहित जी, आप बोल रहे थे, बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जी। ये थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है असल में। जी। तो हाँ। मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई दोस्तानी सलाह या बातचीत के दौर में अगर मुझे किसी से कहना हो, जो मतलब मेरे दायरे में जो कुछ यंग लोग आते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे पुनेठा जी ने एक बात के जिक्र भी कर लिया कि आप किसी चीज को अंतिम सत्य मत मानिए। होता क्या है कि हम एक विचार से या हो सकता है किसी एक टाइम स्पेस में हम किसी एक आइडिया से इतना कन्विंस्ड हो जाएं कि हमें लगने लगे कि यही अंतिम सत्य है। लेकिन असल में होता यह है कि जब आप उस सच को एक्सप्लोर करने की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको नए रियलाइजेशंस होते हैं और पता चलता है कि जिस स्थापना में आप जिसे अंतिम सत्य माने बैठे थे, वो आपके नए अध्ययन या नए एक्सपोजर से वो बिल्कुल बदल गई और आपके पास नए सच खुले, जो कि आपको लगेगा कि उससे बड़े सच हैं या उससे गहरे सच हैं। तो और वो जो आपको गहरे लगेंगे, अगर आप फिर उन्हें अल्टीमेट ट्रुथ मान लेंगे, तो फिर वही गलती कर बैठेंगे जो पिछली बार किया था। असल में आपकी लाइफ, आपके एक्सपोजर, आपके अनुभव आपको जिंदगी के अलग अलग पर्सपेक्टिव सिखाते हैं और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके अंदर मुझे लगता है कि आपके अंदर एक तरह की स्वीकार्यता इसे लेकर होनी चाहिए। और अगर वो स्वीकार्यता होगी तो आप मुझे लगता है कि आपके अनुभवों का संसार बहुत बढ़ जाएगा और आप इतने किस्म के विचारों और इतने किस्म के मतलब पर्सपेक्टिव से एक तरह से वाकिफ हो पाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वो आपके अगर आप एक रचनाकार हैं तो वो वहां पर आपको मदद पहुंचाएगा। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो वो आपको उस लेवल पे मदद पहुंचाएगा। आप अगर पेंटर हैं तो आपकी अभिव्यक्तियां उतनी ज्यादा विशद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये स्वीकार्यता और चीजों को और ज्यादा अपने अंदर परिष्कृत करने का धैर्य, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक रचनाधर्मी और एक प्रगतिशील इंसान के लिए। तभी आप फोटोग्राफी भी आपके तो मेरे ख्याल से जो हिल्लोर क्या मूवी थी वो, हल्लोरी का कोई अर्थ होता है कि हाँ, नाम है? हल्लोरी मतलब हल्लोरी असल में लोरी का एक फॉर्म है पहाड़ में। वो हिलाकर लोरी सुनाना है, तो अच्छा, उसको हल्लोरी बोलते हैं। और उस पर हमने एक फिल्म बनाई थी, मेरी बहन ने वो डायरेक्ट की है, भारती जोशी ने। भारती थिएटर से जुड़ी है, नैनीताल के थिएटर का जो पूरा एक सर्किल है उसमें एक्टिव रही हैं भारती। और भारती स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी। भारती नैनीताल कैंपस में पहली एक लड़की सचिव रही हैं, कैंपस के इतिहास में पहली एक ऐसी लड़की जो कि अदरवाइज छात्रा उपाध्यक्षा पद जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व था, लेकिन भारती ने उसके अलावा एक दूसरे पद को क्लेम किया और सचिव का चुनाव लड़ा था और इसी कैंपेन, इसी आइडिया के साथ लड़ा था, तो वो जीती भी थी। और इसी दौर में जो उनका दायरा बना, तो फिर वो थिएटर भी करने लगे, वो वाला जो ग्रुप था। और युगमंच का बड़ा मतलब युगमंच क्योंकि नैनीताल में एक कल्चरल संस्था है, तो उनका भी काफी इनको समर्थन सा प्रोत्साहन रहा है इस ग्रुप को, तो इन्होंने थिएटर भी किया। तो
हाँ तो मैंने भारती का देखा। भी एक, जी जी हेलो, जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ तो मैं ये यही बोल रहा था। आप अगला सवाल पूछ नहीं, सकते हैं। एक भारती जी का भी हुड़का नाम से जो काम कर रहे हैं वो हुड़का क्लब हाँ है कुछ। हाँ, हाँ, वो बड़ा हुड़का महत्वपूर्ण नाम काम से, हो रहा है जिसमें। हुड़का नाम जी से जी। भारती और उनकी भारती के दोस्तों ने, कुछ फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि थोड़ा सा वहाँ के आर्ट और कल्चर पे लोग काम करते हैं। और उसी की तो वो जो हल्लोरी फिल्म थी उसी का प्रोडक्शन थी, और उसमें मैंने उनको, क्योंकि मेरा थोड़ा टेक्निकल हैंड साउंड है एडिटिंग और कैमरा वगैरह में, तो मैंने उनको उनके उस प्रोजेक्ट में मदद की थी। और वो बहुत शानदार सी एक कहानी थी जो कि मुझे बड़ी अपीलिंग लगी। हाँ तो मैंने मुझे देखी बहुत है। अच्छी वो कहानी लगी, तो मुझे लगा कि हाँ, वो एक छोटा सा वो पहाड़ की जो समस्याओं पर एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ फिल्में बनाने का आइडिया था। हालांकि लॉकडाउन के बाद चीजें बहुत ही प्रतिकूल हो गई थी, तो उस वक्त में फिर लगातार ये लोग काम नहीं कर पाए। तो अदरवाइज कुछ अच्छी फिल्में और देखने को मिल सकती थी। वो छोटी सी एक फिल्म है पहाड़ की एक समस्या पर, किस तरह से हेल्थ की जो इश्यूज हैं और हाँ वो मैंने उनसे महिलाओं को वो, किस तरह से जूझना पड़ता है। हाँ मैंने देखी थी, काफी अच्छी फिल्म वो मुझे लगी थी। तो मैं यही बता रही थी कि पेंटिंग भी करते हैं, घुमकड़ी भी करते हैं, ये सब करते हैं। उसके अलावा मतलब ये पिक्चराइजेशन भी उसमें इन्हीं का था, सिनेमेटोग्राफी उस इन्हीं की थी। एक दो छोटी छोटी हाँ भी हाँ फिल्में इन्होंने और बनाई हैं, तो फोटोग्राफी तो खैर करते ही हैं। तो इस तरीके से जो ये हाँ फील्ड बार बार चेंज करना है ना, इसमें भी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाथ में होगा कि आप जब बदलाव के लिए, जब आप कुछ मतलब बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको बने बनाए रास्ते कभी भी नहीं मिलते, आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं। जब बनाने पड़ते हैं तो हाँ। अभिव्यक्ति कई रास्तों से मुझे लगता है कि उछाल मारती है। शायद इसलिए भी इतने सारे अभिव्यक्ति के माध्यमों में आप आवाजाही करते रहते हैं। तो इस हाँ, पे मतलब अगर मैं आप फिलोसफिकली भी ये बात मैं मानता हूँ कि जो जितने डिसिप्लिन्स में मैंने अभी तक काम किया है वो मूलतः आर्ट के डिसिप्लिन्स ही हैं। मतलब चाहे वो राइटिंग का आर्ट हो, चाहे वो कैमरे, क्योंकि मैं पेंटिंग का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो कैमरा सीखना, क्योंकि कैमरा असल में वही लाइटिंग का ही गेम है। तो अगर आप बुनियादी पेंटिंग के उसूल जानते हैं तो फोटोग्राफी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाती है। वही बात सिनेमेटोग्राफी के लिए भी है, वही बात फ्रेम्स की आपको समझ होती है। आप थिएटर के लिए, क्योंकि जो हल्लोरी फिल्म है उसमें, क्योंकि ये थिएटर की टीम थी जिन्होंने हमारे साथ काम किया, तो थिएटर की समझ मुझसे ज्यादा उनको थी, मतलब एक्ट करने की समझ। तो भारती ने डायरेक्शन किया था और उन लोगों ने एक छोटा सा प्लॉट तैयार किया, बहुत कम, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में, बस उन लोगों का जो जुनून था उससे ही वो फिल्म बनी। और मैंने उनको उसमें सिनेमेटोग्राफी और कैमरा में मदद की थी, कैमरा और एडिटिंग में। तो हाँ वो एक तो अच्छी फिल्म एक तैयार हुई। जी, कंचन राय जी का ये सवाल देख लीजिए, फिर महेश पुनेठा जी हाथ उठा रहे, फिर लास्ट में एक दो चीजें और है ऑडियंस की, उसको करके कंक्लूड करेंगे। तो आप इसका जवाब पढ़ लीजिए तब तक। जी महेश जी, हाँ, महेश जी आप कुछ मैं बोल ये रहे थे। बता मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था कि हम्म, रोहित के एक आध काम और हैं। जैसे पानी पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी और बहुत कम उम्र में। वो तो शायद तब गंगुल में ही थे ये। शुरुआती दौर में उन्होंने एक पानी पर बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। उसके अलावा इधर ये भवाली में रहते हुए पिछले दिनों इन्होंने खिड़की नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसमें पर डे जो है इंटरनेशनल बुलेटिन उसमें चलता था। तो ये काम भी बड़े महत्वपूर्ण है इनके। लगातार कुछ न कुछ नया करना इनके फितरत में है। जी ये बड़ा प्रभावित करता है, भले ही बहुत लंबे समय तक उसमें ठहर कर नहीं रहते हैं, जो मुझे लगता है कि ये कमजोरी है। अब मैं आशा कर रहा हूं कि जिस नए संस्थान में जुड़े हैं, जो शुरुआत की है, वो एक लंबे समय तक चलेगा। मैं पिछले दिनों भी कह रहा था इनसे। तो अन्यथा रचनात्मकता कूट कूट कर भरी है रोहित के अंदर, उसको जी आना चाहिए बाहर। जी, कंचन जी के सवाल पे आप कुछ कहेंगे। असल में पुनेठा जी मेरे इतने शुभचिंतक हैं कि उनको यहाँ बैठे हैं और वो मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि अब वो मिलने ऑकवर्ड हो गया थोड़ा सा। क्योंकि तो हम हम ऐसा कोई हम मेरा बहुत कुछ काम तो नहीं लिखा। थोड़ा, हम 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 पुरेठा जी को नमस्कार कर देते हैं, तो नहीं फिर नहीं नहीं, आप पुनेठा जी बने रहे स्क्रीन में, तो बने रहे। नहीं वो तो नहीं मैं नहीं इसलिए कह रहा बताया, हूँ क्योंकि ऐसा कोई मैंने बहुत, बताया मतलब मेरे पास पर्सनली बहुत ज्यादा उपलब्धियां इस तरह की हैं नहीं। जी, मैं तो बस ये है मजाक। कि मुझे थोड़ा प्रयोग करना अच्छा लगता है, इस तरह के जो हम कर रहे हैं अलग अलग तरह के। और मुझे लगता है क्योंकि बने बनाए रास्ते असल में हमारे पास है नहीं, और जब हम्म रास्ते बनाने हैं तो वो आपको जंगलों में कई बार भटक के ही बनाने होंगे।
और इसलिए हम कई बार भटकते भी हैं और फिर नए रास्तों की तलाश में निकलते हैं, और चीजें धीरे धीरे शेप भी लेती हैं। मतलब ऐसा भी है कि आपके अपने रास्ते जब आपको बनाने होते हैं तो थोड़ा सा कठिन होते हैं, लेकिन फिर रास्ते बनते हैं। ये मेरा अनुभव है। हाँ, महेश जी ने संदेश भी दिया आपको कि ठहराओ, उनको लगता है कि एक ही फील्ड में उसकी जरूरत भी है थोड़ी। हाँ, वो एक कंसिस्टेंसी का अपना एक महत्व है जीवन में। कंसिस्टेंसी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्किल है, या एक इम्पोर्टेंट आपको होना चाहिए कंसिस्टेंट, ताकि चीजें ठहर सकें आपकी की हुई। तो वो तो खैर है ही, लेकिन हाँ, मैं मोटे तौर पर मैं लेकिन ये जानता हूँ कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिन फील्ड्स में काम कर रहा हूँ, असल में मोर और लेस वो एक ही फील्ड है। वो सारा फील्ड एक ही है, बस उसको थोड़ा सा शेप होने में समय लगना है। तो ये मेरा अपना मतलब मेरा अपना रियलाइजेशन है इसके बारे में। और कंचन जी का अपने क्वेश्चन इसमें एक मुझे दिखाई दे रहा है, कैन यू टेल मी व्हाई मूवीज इन उत्तराखंड इज नॉट डूइंग एज गुड एज भोजपुरी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज मूवी। मुझे लगता है कि पता नहीं, भोजपुरी मूवीज से तो मेरा ज्यादा तारुफ नहीं है, और भोजपुरी का जो संगीत और उसका पिक्चराइजेशन है उसको तो मुझे अपील भी नहीं करता, वो बहुत वल्गर है। सिनेमा कैसा बन रहा है भोजपुरी में, इससे मेरा कोई मतलब मुझे नहीं मालूम कैसा सिनेमा बन रहा है। उत्तराखंड में सिनेमा अच्छा नहीं बन रहा है, ये तो एक शिकायत है डेफिनेटली। सिनेमेटोग्राफी और उसका सेंस अभी उत्तराखंड की जो अभी तक की बनी फिल्में हैं उनमें बहुत ज्यादा फिल्मों में ऐसा देखने को नहीं मिलता जो बहुत अपीलिंग हो। लेकिन अभी अगर सिनेमेटोग्राफी के लिहाज से कुछ प्रयोग देखे जा सकते हैं, और खासकर जो म्यूजिक प्रोडक्शन में प्रयोग पिछले दिनों देखे हैं। पांडवाज जो ग्रुप है, पांडवाज का इंटरव्यू अभी हमने बारामासा में किया था, लंबा इंटरव्यू है, वो आप देख सकते हैं। पांडवाज ने बहुत क्रिएटिव काम किया है पिछले दौर में। उन्होंने एक तो म्यूजिक को रिक्रिएट किया है, उत्तराखंड का जो बहुत शानदार म्यूजिक रहा है उसको उन्होंने रिक्रिएट किया है हर तरह से। म्यूजिक को भी थोड़ा सा रिक्रिएट किया, उसकी गायकी भी मॉडर्न थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ की, और फ्यूजन स्टाइल में। और उसमें जो उन्होंने जो वीडियो प्रोडक्शन उन्होंने किया है, वो किसी भी लिहाज से, किसी भी जो सिनेमा का कोई भी स्तर अगर आप उससे तुलना करेंगे तो उनका बहुत शानदार प्रोडक्शन भी है। तो मुझे लग रहा है उत्तराखंड में भी वो जो सिनेमा में जो काम होना चाहिए वो अब शुरुआत उसकी कहीं ना कहीं लौ जल चुकी है। और पांडवाज का प्रोडक्शन आप देखेंगे वो हाई क्वालिटी का है। इसी तरह से कुछ ग्रुप्स इधर कर रहे हैं, मैंने देखा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में नीरज पांगती हमारे दोस्त हैं, उनका जो ग्रुप है वो जिस तरह से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सिनेमा के जरिए कह रहे हैं म्यूजिक को, तो वो बहुत ही क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप अगर आपकी नजर उसमें पड़ेगी तो आप वाकई में वो तारीफ के काबिल काम है। और जो हाँ, ये पूरी फुल लेंथ मूवीज अभी उस तरह से कहीं सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, अगर हम इतिहास में झांकें, उत्तराखंड में जो सिनेमा का जो इतिहास है उसमें भी कुछ अच्छी फिल्में रही हैं। हालांकि वो क्योंकि लिमिटेशन टेक्नोलॉजी की उस वक्त में थी, लेकिन अगर आप एक बलि वेदना एक फिल्म आई थी, अगर आप उसमें एक्टिंग के लिहाज से देखें या उसके संगीत के लिहाज से देखें या उसकी सिनेमाटोग्राफी भी तब के लिहाज से देखें, तब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे जब वो फिल्म आई, वो एक शानदार फिल्म थी ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीजें उस तरफ बढ़ रही हैं। सिनेमा का जो टेक्नोलॉजी से उस तरह जो टेक्नोलॉजी से जिस तरह से एक्सपोजर बढ़ रहा है उत्तराखंड के यूथ का, तो वो उसका असर दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहाँ के जो प्रोडक्शन हो रहा है, सिनेमैटिक प्रोडक्शन जितना भी है, उसमें आपको असर दिखाई देगा कि क्रिएटिव तरीके से सिनेमा बनने लगा है। जी, एक तो आप मुझे ये बताइए कि साधना मोहन जी भी आपकी वो कर रही है सीकिंग स्पिरिट की तारीफ, देहरादून से उनका मैसेज है। तो मैं जस्ट ये जान लूं आपसे कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इस अंतिम सवाल के साथ खत्म करेंगे। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप पढ़ते क्या हैं। अच्छा, पढ़ने में तो मैं वैसे बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप तो कुछ हूँ नहीं, मतलब ये सवाल मेरे लिए इस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे दो तरह की मेरी रीडिंग हैबिट्स रही हैं। मुझे पोइट्री पसंद है, कविताएं लिखना और पढ़ना मुझे पसंद है। और उसके अलावा पढ़ने में जो मेरा इंटरेस्ट रहा है, मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो आर्ट की हिस्ट्री से मेरा मतलब एक तरह का मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो कुछ आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना, ये सब कुछ मुझे पसंद रहा है। और मैंने वर्ल्ड लिटरेचर में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जिसका मेरे एक तरह से मुझे पूरी दुनिया के बारे में, मेरे उन सपनों को पैदा करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसने मुझे फिर
यूरोप की दुनिया घूमने का जहाँ से इंस्पिरेशन भी मिली, और मैं बहुत सारे उन जगहों पे गया जिनका जिक्र मैंने किताबों में पढ़ा था। उन पेंटिंग्स के सामने मैं खड़ा था कि एक बार, अब मैं आपको एक प्रसंग चला है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम अल्मोड़ा कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे, मैं पेंटिंग का स्टूडेंट हुआ करता था, तो वहां पर हमें एक हमारे कोर्स वर्क का हिस्सा था रिप्लिकाज बनाने का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं उनकी पेंटिंग्स के रिप्लिका हमें बनाने को मिलते थे। तो रिप्लिका बनाने के लिए हमें बहुत अच्छे प्रिंट्स मिलते थे। उस समय में हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे प्रिंट्स आते थे, उन पेंटिंग्स के अच्छे प्रिंट्स हमें मिलते थे और हमें उनका रिप्लिका बनाना होता था। तो ये वो दौर था जब हम गूगल का इतना ज्यादा दखलंदाजी हमारे जीवन में नहीं हुई थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, गूगल की दखलंदाजी नहीं थी। तो असल में जो उतनी खूबसूरत पेंटिंग्स और जिन पेंटिंग्स के बारे में हम किताबों में पढ़ा करते थे, हमें बहुत रेयरली देखने को मिलती थी, जिनके बारे में पढ़ तो हम लेते थे लेकिन देखने को मिलती थी रेयरली। और वो एक मौका होता था कि जो हमारे कॉलेज में हमें रिप्लिका बनाने के लिए उसके बहुत शानदार प्रिंट्स होते थे, वो हमें देखने को मिलते थे और हम फिर उनको नकल करते थे उनकी। तो वो पेंटिंग्स मैंने वैन गॉग की पेंटिंग्स और भी तमाम आर्टिस्ट की मैंने वहाँ, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स हैं, माइकल एंजेलो के स्कल्पचर्स के फोटोग्राफ्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो पेंटिंग्स को हमें देखने को वहाँ पर मिलता था। तो हुआ क्या कि बाद में जब मैं अपनी यूरोप यात्रा में था तो मेरे लिए सबसे बड़ा आकर्षण था उन म्यूजियम्स को घूमना, जिनके बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था। और मुझे लगता था कि मैं एक बार मुझे जरूर समझ में आ रहा था कि दुनिया जिस तरह से सिकुड़ती जा रही है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, कि मुझे ये मौका जरूर लगेगा कि मैं जाकर खुद से देखूंगा उन पेंटिंग्स को, जिन पेंटिंग्स के बारे में अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं। तो जब मैं यूरोप गया तो यूरोप में मेरे वैन गॉग मेरे सबसे पसंदीदा पेंटर रहे हैं। तो वैन गॉग के म्यूजियम में जब मैं पेरिस गया तो मेरा दूसरा दिन, पहला दिन मैंने लूव्र म्यूजियम में मोनालिसा को तलाशते हुए गुजारा था। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की सबसे मशहूर कृति है। अगर पेंटिंग के बारे में थोड़ा भी कोई जानने वाला है तो मोनालिसा और लियोनार्डो दा विंची को जरूर जानता होगा। तो पहला दिन मैंने लूव्र म्यूजियम में घूमते हुए गुजारा, और दूसरा दिन मेरा था वो मैं ओरसे म्यूजियम है। ओरसे म्यूजियम पेरिस में ही है, पेरिस के ओरसे म्यूजियम में। वो म्यूजियम में हालांकि और भी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं, लेकिन वो उस म्यूजियम को जाना जाता है विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स के लिए। तो वैन गॉग की पहली बार पेंटिंग्स को जो मैं उन प्रिंट्स में देखा करता था, या मोनालिसा भी हो, मतलब वो जो पेंटिंग्स थी जो हम प्रिंट्स में देखा करते थे, मैं इन म्यूजियम्स में घूमते हुए साक्षात देख रहा था। तो ये मेरे लिए एक अलग तरह का अनुभव था। मैं जब वैन गॉग की पेंटिंग स्टारी नाइट के सामने खड़ा था तो वो मेरे लिए मतलब एक बहुत ही इमोशनल बात भी थी कि जिस वैन गॉग की तो पूरी जिंदगी जिस तरह की रही है वो उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। जिस आदमी को जिसने बहुत पूरी जिंदगी अपनी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सृजन में गुजारी और जिसको कभी उसका क्रेडिट नहीं मिला, और बाद में उसकी पेंटिंग्स आज दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स के सामने में खड़ा था। तो बहुत सारी पेंटिंग्स जिनके नाम सुने थे, जिनके रिप्ले ऐसे इस तरह से देखा था। बाद में तो गूगल की भी एंट्री जिंदगी में हो गई, बाद में तो सारी पेंटिंग्स हमने देख भी ली। लेकिन बाद में जब हम सच में उन पेंटिंग्स के सामने खड़े थे तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। और बाद में जब मैं एम्स्टर्डम गया तो एम्स्टर्डम में मैं वहाँ तो एक डेडिकेटेड म्यूजियम है वैन गॉग का, वैन गॉग म्यूजियम। तो वहाँ जाके मुझे और सारी पेंटिंग्स वहाँ देखने को मिली। तो जो लिखना, और आपने पढ़ने की बात पूछी थी, लेकिन मैं पेंटिंग में पहुंच गया क्योंकि मेरे रूट्स पेंटिंग की तरफ भी। हाँ, वो भी एक ही बात है, वो भी दुनिया को पढ़ना, हाँ, पेंटिंग पढ़ना। तो हाँ, तो इसी सिलसिले में पढ़ने के लिहाज से मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे कवि, मेरे तो कविताओं से और साहित्य से तारुफ कराने का श्रेय ही महेश पुनेठा जी को है। इनकी उस लाइब्रेरी को है जिसने हमारे सामने तो दुनिया खोली, और बहुत सारे रचनाकारों से हमें वाकिफ भी कराया। उसके बाद कई बार तो कई रचनाकारों से हमारी मुलाकातें भी पुनेठा जी ने कराई थी। तो साहित्य से भी कि दुनिया से भी इस तरह का वास्ता रहा है। साहित्य भी हैं, आप लिखते भी हैं, वो पता भी चलता है आपके जो राइट अप है उनसे। ये आप इस मतलब आप वाइंड अप करते हैं ना कार्यक्रम को, तो हाँ। ये रजनी नेगी जी ने सब पूछा है ये। हेलो, आपकी, हाँ जी, मैं तो ये सवाल आपके सामने रख दिया ना, तो मैं अगर इस पे कुछ कहना है। अच्छा, मुझे स्क्रीन फ्रीज हो गई थी असल में।
हाँ अच्छा, आज के प्रोग्राम का अनुभव के बारे में वो पूछ रही हैं। आज का प्रोग्राम मतलब ये इस तरह का मेरा पहला इंटरव्यू है जब मुझे इतना तवज्जो देकर मुझसे मेरे बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ इससे पहले। मैं बहुत मामूली से काम करता रहा हूँ। कई बार कुछ लोगों ने नोटिस किया और कई बार तो नोटिस में आने लायक भी नहीं। तो मेरे लिए तो ये वैसे ही एक अच्छा अनुभव है कि मतलब एक तरह से अपनी लाइफ को रिविजिट करना मेरे लिए था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे अपने पर्सनल मतलब मेरे पर्सनली मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट अनुभव है। और दूसरा जो विदूष बैटन के बारे में आप इसकी मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं तो इसके बारे में इसी तरह की बात पहले भी बोल चुका हूँ। मैं दोबारा ही वही दोहरा देता हूँ कि मैं ये बात मानता हूँ फिलोसफिकली भी, और जो मेरा अपना पूरा अपने भी काम करने का अंदाज है कि मुझे छोटी चीजों से और छोटे छोटे इस तरह के इनिशिएटिव से बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि ये जब आप बिल्कुल आपका जो पूरा आइडिया ही है वो इक्वालिटी के लिए काम करने का है और इस तरह की सोसाइटी के लिए काम करने का है, या उस पर विचार विमर्श और उस पर बातचीत करने का है, जो कि जिस तरह की दुनिया ये होनी चाहिए, तो उस दुनिया को बनाने की अगर कोई रास्ते होंगे तो उन रास्तों में बहुत सारे जो उसका ईंट गारा होगा उसमें ये छोटी छोटी ईंटों का काम करने वाले इस तरह के प्रोग्राम्स हैं या इस तरह की बहसें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बहसें मैं मानता हूँ। इस तरह की बहसों को, चर्चाओं को, या अलग अलग किस्म के रचनाकर्म को, या आप किसी भी तरह से अगर उसको किसी तरह से फीड कर रहे हैं उस आइडिया को, तो ये उसी तरह का प्रोग्राम मुझे ये भी लग रहा है जो आप लोगों को देखते हुए, आप लोगों से बात करते हुए। तो इस प्रोग्राम पे तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा, और एक अच्छा अनुभव रहा आप लोगों से बातचीत का। साधना मोहन जी बोल रही हैं कि अगर वैन गॉग की आत्मकथा ना पढ़ी हो तो पढ़ ले। और अब हम वैन गॉग की मैंने आत्मकथा भी पढ़ी है, वैन गॉग पर बनी फिल्में भी देखी हैं। इवन वैन गॉग का एक बहुत अच्छा वैन गॉग पर इरविन स्टोन का जो उनकी बायोग्राफी है, जो उनकी कथा है, उनका जीवनी है, वो बहुत शानदार है। उसको लस्ट फॉर लाइफ नाम से इरविन स्टोन ने लिखी थी। उसी नाम से अनुवाद अशोक पांडे ने किया था, जिनका इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले हम लोग करके आ रहे हैं, और उसके बारे में बात भी हो रही थी। उन्होंने बताया कि उसका एक नया एडिशन अभी आने वाला है, एक नए प्रकाशन से। तो वैन गॉग के लेटर्स जो वैन गॉग ने अपने भाई को लिखे, अपने दोस्तों को लिखे हैं, अगर आप उनसे गुजरते हैं, मतलब क्योंकि मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पेंटिंग का स्टूडेंट भी रहा हूँ, और वैन गॉग तो मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। तो वैन गॉग का जो राइटिंग है, असल में मुझे उनकी पेंटिंग्स के समकक्ष उनकी राइटिंग है। उनकी राइटिंग में आपको एक जबरदस्त, एक अपने समकालीन जो पेंटर्स हैं उनके आर्ट का जबरदस्त क्रिटिसिज्म नजर आता है। उसमें आपको संवेदनाओं की हाइट नजर आती है। मतलब अगर वो अपने भाई को एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का जो क्राफ्ट है, अगर आप देखेंगे, वो जितना बड़ा जादूगर वो ब्रश का है, उससे बड़ा जादूगर वो शब्दों का भी है। मतलब उनके शब्द पढ़ने लायक हैं। उनको वो एक बहुत मामूली राइटर भी नहीं है वो। अगर आप उन लेटर से गुजरेंगे तो आपको करिश्माई उनके शब्द नजर आते हैं। और बाद में ये इरविन स्टोन की जिस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लस्ट फॉर लाइफ, इसी पर मैं अभी डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ, वो भी स्टोन ही है, स्टोन, बट उन्होंने लस्ट फॉर लाइफ नाम से एक फिल्म बनाई थी। हालांकि वो उस तरह से क्योंकि उपन्यास का फलक बहुत बड़ा है, तो उस तरह से वो निभी नहीं वो फिल्म अगर देखा जाए, लेकिन बहुत शानदार फिल्म थी। इसके अलावा एक और जिक्र मैं करता चलूं, एक फिल्म लविंग विंसेंट नाम से एक बहुत क्रिएटिव लोगों के आर्टिस्ट के ग्रुप ने बनाई। उन्होंने वो, क्योंकि वैन गॉग जो है इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट है, उनके स्टाइल में उस फिल्म का एक एक फ्रेम ड्रॉ किया गया है, और वो एक तरह से एनिमेटेड फिल्म है। वो देखने लायक फिल्म है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो भी एक इम्पोर्टेंट काम विंसेंट वैन गॉग पे हुआ है। अब एक बहुत छोटा सा प्रश्न फिर से, क्योंकि अब वैन गॉग पे बहुत बातें हो गई, वो मेरे को भी बहुत पसंद है, लस्ट फॉर लाइफ और जितनी भी चीजें आपने अभी बात की। बट हम आज हमारे जो खास मेहमान रोहित जोशी जी हैं, पहला बिंदु और आखिरी बिंदु वहीं पे, बाकी सब बीच में बहना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रश्न ये कि रोहित जोशी जी, आप कैसे व्यक्ति हैं? आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनसे उनकी माँ हो, बहनें हो, दोस्त हो, जो भी हो, वो बहुत सहज होके अपनी बात कहता है और अपने दुख दर्द आराम से बांट लेता है, या आप ऐसे भी हैं कि जिनसे कोई डरता है? मतलब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? नहीं, आप ही से पूछ। इसका जवाब आप ही इसका जवाब मतलब ये तो असल में
ये तो जवाब देने का कोई भी, मुझे इवन ना सिर्फ मैं बल्कि मैं कैसा हूँ ये जवाब मैं तो दे ही नहीं सकता। ये तो कोई और ही देगा जो दूसरे से पूछा जाना चाहिए। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा, ध्यान से सुन पाते हैं कि लोग आपसे डरते भी है क्या, ये पूछना चाहा सिर्फ। ये तो पता होता है, हर इंसान को पूछा होता है। मुझे लगता है कि जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही हूँ, और उसके बारे में वो कैसा हूँ ये कोई और ही कमेंट करे तो अच्छा है। मैंने ये नहीं पूछा था कैसे हो आप, मैंने ये पूछा था कि आपसे लोग सहज होकर बात कर पाते हैं कि डरते हैं। तो हाँ, सहजता की मुझे लगता है कि मुझसे मुझसे असहज होने की मुझसे असहज होने का तो कोई मुझे लगता नहीं कि किसी को होना चाहिए। अगर कोई है भी तो मेरी उससे गुजारिश होगी कि वो ना रहे असहज, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोग मेरे साथ सहज रहें। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन था ये, मैंने ऐसे नहीं बोला आप कैसे। हाँ जी ठीक है। हाँ तो बस वो तो बसंत की आहट का थोड़ा सा मैंने कहा था ना, उस टोन में है हमारा दिमाग, तो इसलिए मैंने ये पूछ लिया कि आपसे लोग बहुत दरअसल कि एक जो नया पुरुष है जो इस आधुनिकता के जमाने में प्रगतिशील चेतना वाली जो नई स्त्री बन रही, उसको तो जो जैसा साथी पुरुष चाहिए, जैसा भाई पुरुष, जैसा पिता पुरुष चाहिए, वो वैसा ही चाहिए ना, जो बहुत अच्छा लिसनर हो और जो दोस्त की तरह बात कर सके। तो मैंने जस्ट ऐसे पूछा कि देखूं आप। हाँ, वो तो किसी भी इंसान का मतलब एक, अगर किसी भी इंसान को ऐसा होना चाहिए, वो तो एक अभीष्ट स्थिति होगी अगर ऐसा कोई हो पाता है। तो जनरली आप हाँ या ना नहीं बोलते, तो मुझे लगा इस बेसिक सी चीज में आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अच्छा, मेरी और आपकी सोच इस मामले में काफी मिलती है। मेरे तो एक कॉलम का नाम ही है, मेरे 3 मंथली कॉलम चलते हैं, जिसमें से एक का नाम है हाँ और ना के बीच, कि मुझे लगता है सब कुछ बीच में ही है। तो खैर, बहुत अच्छी वार्ता रही महेश पुनेठा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनके बारे में बहुत खूबसूरत बातें की और इनकी कविता पढ़ के भी हमें इनके व्यक्तित्व से और ज्यादा परिचित आपने करवाया। जैसा कि हमारा मकसद था कि एक मैं शालिनी जी को बहुत देर से मिस कर रही थी, इनका एक मैसेज तक नहीं आ रहा था कि मैं रिक्वेस्ट कर लूं कि आप हमसे जुड़िए। तो इनकी हमसफर शालिनी जी का मैसेज आया कि बहुत सहजता से बात होती है, दोस्ताना अंदाज में। यही लता जोशी जी ने भी बता दिया सबने। और पर मुझे उनके मुंह से सुनने का मन था, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा चेहरे में संकोच देखने में मजा आया ना, क्योंकि आता कम नजर आता है, तो थोड़ा सा थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है। तो फिर पता है, तीनों का मैसेज आ गया, आपके घर से सारे फैमिली मेंबर जो जुड़े हुए हैं उनका आ गया कि हम कोई डरता बच्चा नहीं है। हाँ जी, हाँ, आपकी स्क्रीन में मेरी तीनों ही बहनों के और मेरी जो हमसफर है उनका भी मैसेज आ गया है। ऐसे मैं देख रही थी कि जब मैं पुकार रही थी तो मुझे कोई आके सामने से नहीं कह रहा था कि मैं उनको पुकार सकूं ऑन स्क्रीन आने के। तो देखा आपने मैंने कैसे निकलवा लिया सबको बाहर। मुझे पता था सब होंगे तो सामने आ जाएंगे इस प्रश्न के उत्तर में, तो हम सबको हमने बाहर निकलवा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जोशी जी, आपने अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और जो बहुत अनौपचारिक अंदाज में जिस तरीके की बातचीत हम बेबाक करना चाहते थे, उसके लिए कई बार मेरे को शुरू के 1 घंटे में आइस ब्रेक करने में लग जाता है। तो फिर चाहे बात जितनी भी चल जाए, जब तक दिल से शुरू नहीं होती तब तक मैं आइस ब्रेक ही करते रहती हूँ। पर आपकी बारी में बात लंबी इसलिए चली क्योंकि सार्थक बातें करने को बहुत थी। आप पहले मोमेंट से ही रेडी थे। अक्सर ऐसे जो आए हैं वो अक्सर ऐसे ही रेडी ही होते हैं, बहुत कम होता है कि ब्रेक करना पड़े। तो बहुत अच्छे से बातचीत हुई, और जो एक नए रास्ते बनाने वालों में जो एक हल्की सी कंपन होती है कि कितनी भी पढ़ाई हो, कितना भी अनुभव हो, कितना भी इरादा हो, एक हल्का सा जो अनिश्चितता का, जो संकोच का जो भाव होता है, वो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया का आज तक का इतिहास तो फौलादी इरादों से ही हुआ है। जिन्होंने घटनाएं लिखी उनको 100% पता था कि वो सही है। तो मेरे लिए तो ये संकोच भी बहुत अभीष्ट है, जो मैं चाहूंगी कि हर काम करने वाले में थोड़ा सा बना रहना चाहिए, और वो देखने को मिला इरादों के साथ, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं रोहित जोशी जी और उनकी जुड़ी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपना जो आपका मकसद है, जो आपके सरोकार है, उस मुहिम में आप बहुत अच्छे से काम कर सके। और इन्होंने बहुत सारे मुद्दे छोड़े कि इस पे तो बात नहीं हो सकती, बाद में कभी होएगी, तो कभी शायद हम लोग आपस में इसमें बात करें भी, वरना बहुत सारे प्रश्नों को उन्होंने बीज की तरह छोड़ दिया है, जिसकी फसलें हमारे अपने अपने अंदर कुछ जवाब ला सकती हैं। तो बहुत धन्यवाद सभी जुड़ने वालों का।
और आपका अच्छा भी बहुत लगा। बहुत धन्यवाद रश्मि जी। जी 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 महेश जी नमस्कार, आपको बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का धन्यवाद, महेश जी आपका भी। जी बहुत अच्छी बहुत सार्थक बातचीत रही, अच्छा लगा बात करके। चलिए शुक्रिया शुक्रिया।